अनिल विज जी का क्या मसला है सर? मैं पिछले मुख्यमंत्री से भी यही पूछ रहा था, आपसे भी यही पूछ रहा हूँ। एक कांस्टेंट हो गए हैं वो। विज साहब अपने नेता हैं पार्टी के और हमें कुछ ना कुछ उनसे सीखने को मिलता है। मुख्यमंत्री जी, आप कह रहे हैं कि अनिल विज जी से सीखा जाना चाहिए। क्या सीखा जाना चाहिए? कि उनके इलाके से एक नया नवेला मंत्री है, अगर वो सर्किट हाउस में जनता दरबार लगा रहा है तो उसको बंद कर दिया जाए। नए नवेले मंत्री का नाम था नायब सिंह सैनी, वरिष्ठ मंत्री थे अनिल विज, और अनिल विज को ये नागवार था कि उनके इलाके में कोई और मंत्री भी जनता की सुनवाई करे। ये बिल्कुल सौरभ जी आपने अंदर की बात कही है। नेचर की बात होती है, अलग अलग व्यक्ति का काम करने का अपना तरीका है। पीने का पानी सर, एक तो वो वाला विवाद कभी मिले आप अरविंद केजरीवाल से? नहीं, मैं टीवी पे मिला हूँ उनको। टीवी पर मिले? दूर ते राम राम की है। दूर ते राम राम। टीवी पे दिखते थे बस। फिर आपको जाके आचमन करना पड़ा, उन्होंने कहा आचमन नहीं तो किया, आरोप ही ऐसा लगा दिया सौरभ जी। हाँ, हरियाणा के ऊपर आरोप लगा दिया। अरे हरियाणा के लोग ऐसे नहीं। पर ये तो बहते पानी की बात हो गई। एक पानी है जो जमीन के भीतर है, भूजल, और भूजल के पानी में प्रदूषण को लेकर हरियाणा की स्थिति ठीक नहीं है। हरियाणा भूजल प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। इसको लेके क्या करेंगे? इसके ऊपर बड़ा हम सरकार गंभीरता से काम कर रही है। कौन सा सिस्टम है जो बलात्कार में सजा याफ्ता गुरमीत राम रहीम को राज्य सरकार की अनुशंसा पर हर महत्वपूर्ण चुनाव से पहले पैरोल मुहैया कराता है? आप लोग देखेंगे कोई चुनाव के पहले या चुनाव के बाद ही थोड़ी है, वो लगातार जब भी उनकी इच्छा करती है तब आते हैं। कमीशन को ज्यादा मुस्तैद होना चाहिए ताकि भर्तियों के बाद बात अटके नहीं। आपको लगता है इसमें सुधार की जरूरत है? विपक्ष के द्वारा भर्ती रोको गैंग, एक भी भर्ती ऐसी नहीं है जो कोर्ट में न गई है। हर भर्ती हमारी कोर्ट के अंदर गई है, कोर्ट ने क्लियर किया तब हमने उसका रिजल्ट निकाला। ये जो डंकी रूट पे भेजे जाने वाले एजेंट्स हैं जो लाखों रुपए वसूल रहे हैं, लोग अपने गहने घर गिरवी रख के पता नहीं कौन से सपनों के चलते वहाँ मरने के लिए जा रहे हैं। क्या करने जा रही है सरकार? बिल लेके आ रहे हैं, एक्ट बना रहे हैं उसको लेकर के, ताकि उसके अंदर पूरा प्रावधान। आप थे सांसद, आप जाते थे डीजीपी साहब के पास, डीजीपी साहब अपने कमरे के बाहर आपको इंतजार करवाते थे। सिक्का बदल गया, नायब सिंह सैनी जी सांसद से मुख्यमंत्री हो गए और अब डीजीपी साहब इंतजार करते हैं। ये कहानी इतनी दफा सुनाई गई ना सौरभ जी। देखिए, मैं आज तक किसी भी ऑफिसर्स के वहाँ नहीं गया। चेहरा नायब सिंह सैनी साहब हैं, सरकार खट्टर और खुल्लर चला रहे हैं। सरकार अगर कोई चला रहा है, सरकार का अगर कोई चेहरा है, पार्टी ने मुझे बैठाया है, मैं सरकार को चला रहा हूँ। क्यों नहीं टिक रहे हैं चीफ सेक्रेटरी? संजीव कौशल चीफ सेक्रेटरी थे, पावर में चले गए। विवेक जोशी आए, केंद्रीय चुनाव आयोग में चले गए। जोशी जी भी इसलिए चले गए क्योंकि वो खुल्लर साहब के साथ काम नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने कहा भैया वहीं दिल्ली में ठीक है अपना। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। क्या आप रोहतक दफ्तर की बात कर रहे हैं? आप मनोहर लाल जी और नरेंद्र मोदी जी अपनी कार में कंप्यूटर रख के लाए थे, तब की बात कर रहे हैं? जी 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 जी। लगातार पार्टी के संपर्क में रह करके काम किया है। मैं पार्टी कार्यालय के अंदर कंप्यूटर पे काम करता हूँ। नायब सिंह सैनी सरकार ने अब अधिकारियों को कह दिया कि भाई शैलजा जी सांसद हैं, सब अधिकारी सब ध्यान रखें, इस बात का सीएम ऑफिस की तरफ से खास निर्देश है। नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय सांसद है हमारी और वरिष्ठ नेत्री भी हैं। सांसद तो दीपेंद्र हुड्डा भी हैं। हाँ, दीपेंद्र भी हैं। पर उन पर प्रशासन उतना मेहरबान नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ओरिएंटेशन कैंप में आपकी और भूपेंद्र हुड्डा जी की कुछ बातचीत हुई? नहीं, मैं मिला नहीं, क्योंकि मैं भी, हमारे चुनाव चल रहे थे। ये आप लोग चुनाव में जा रहे थे, मंच पर कहा गया लाडो बहना, प्रदेश की बहनों को सरकार में आए तो 2100 रुपए देंगे। चुनाव हुए, आप सत्ता में आ गए, इस फाइल पर कब दस्तखत करेंगे मुख्यमंत्री? मैंने कहा है कि ये बजट आ रहा है। मैंने कई लोगों से बात की तो उन्होंने एक हरियाणवी शब्द इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा नायब सिंह सैनी बहुत ही डांठा पॉलिटिशियन है। मैंने कहा मतलब? बोले ये टिक गया ना, चेला जो है वो गुरु से ऊपर निकल जाएगा। नहीं, गुरु है। गुरु को सम्मान देना वो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। कहाँ थे आप? किसका कॉल आया था कि आपको मुख्यमंत्री बनना है? किसी का कॉल नहीं आया। आपने बाद में पूछा नहीं गुरु से कि बता तो देते, इतना बड़ा होने वाला है? गुरु से को नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। आप जमघट देख रहे हैं, लल्लन टॉप का राजनीतिक इंटरव्यू का कार्यक्रम, जहां सत्ताधीशों से और सत्ता के दावेदारों से पूछे जाते हैं सवाल। जमघट में आज हमारे मेहमान हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी। सैनी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। मेरा दिल किया, पर मैंने लोभ संवरण कर लिया कि मैं कहूँ कि आज के हमारे मेहमान हैं नायब सिंह सैनी जी, जो कि
पिछले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के बहुत प्रिय हैं और जो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए अनिल विज जी उनके भी बहुत प्रिय हैं, लेकिन एक बात अभिधा में कहना चाहता था और एक बात व्यंग में। ये अनिल विज जी का क्या मसला है सर? मैं पिछले मुख्यमंत्री से भी यही पूछ रहा था, आपसे भी यही पूछ रहा हूँ, एक कांस्टेंट हो गए हैं वो। नहीं देखिए सौरभ जी, विज साहब अपने नेता हैं पार्टी के और वो हमें कुछ ना कुछ उनसे सीखने को मिलता है, क्योंकि फैसला संगठन का होता है। लगातार मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में ही काम कर रहा था, चाहे मैं विधायक रहा हूँ, चाहे मैं सांसद रहा हूँ या पार्टी के विभिन्न पदों के ऊपर रहा हूँ। जी। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर काम करते हुए पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ही काम कर रहा हूँ। और ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिसमें कार्यकर्ताओं का विचार होता है, कार्यकर्ताओं के बारे में सोचा जाता है और पार्टी ही निर्णय करके अपना फैसला देती है और उसका पार्टी का ही ये निर्णय है और उस निर्णय को लेकर के पार्टी ने जो भी आदेश किया है, जहाँ भी जिम्मेवारी ली है, उस जिम्मेवारी को निर्वहन किया है। अनिल विज साहब हमारे, मैंने कहा है कि नेता हैं, पार्टी के हमारे वरिष्ठ मंत्री भी हैं जी। हमारी सरकार के, कोई ऐसा विषय नहीं है, ठीक है। मुख्यमंत्री जी, आप कह रहे हैं कि अनिल विज जी से सीखा जाना चाहिए। क्या सीखा जाना चाहिए? कि उनके इलाके से एक नया नवेला मंत्री है, अगर वो सर्किट हाउस में जनता दरबार लगा रहा है तो उसको बंद कर दिया जाए, ये सीखना चाहिए। मैं रेफरेंस दे देता हूँ सर विस्तार से। नए नवेले मंत्री का नाम था नायब सिंह सैनी, वरिष्ठ मंत्री थे अनिल विज, और अनिल विज को ये नागवार था कि उनके इलाके में कोई और मंत्री भी जनता की सुनवाई करे। नहीं देखिए, ऐसा नहीं है। वो कुछ क्षेत्र हमारा वहाँ कैंट में भी पड़ता है, क्योंकि अभी भी अगर चुनाव चल रहे हैं, एक वार्ड तो कैंट का नारायणगढ़ विधानसभा के अंदर है जी। और वहाँ पर भी क्योंकि विज साहब दरबार लगाते हैं, वो लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, तो दो दरबार भी ठीक नहीं थे। मैंने भी सोचा कि विज साहब जब सुनते हैं तो वहाँ उनके लोग वहीं सुनेंगे उसके अंदर, और हम नारायणगढ़ के अंदर में लगाता था, क्योंकि अलग अलग जगह मेरा अलग अलग स्थानों के ऊपर मैं लोगों की समस्याओं को सुनता हूँ। जैसे सजादपुर में भी सुनता था, फिर नारायणगढ़ में भी सुनता था। मेरे डे फिक्स थे और डे फिक्स के कारण मैं घर पर भी सुनता था। उस डे के अनुसार मैं लोगों के बीच में रह करके काम करता था, भी किसी का कोई दूर ना जाना पड़े किसी को। अगर मैं उनके पास जा कर के वहाँ पर समस्याओं को सुन लें, क्योंकि अपने हलके की बात है और हलके की बात को सुन करके वहाँ पर उसका समाधान हो, और उसको लेकर के मैं अलग अलग स्थानों के ऊपर दिन फिक्स किए हुए थे, उन दिन फिक्सों में मैं जाता था। परंतु विज साहब भी वहाँ अपना जनता दरबार लगाते हैं, वो भी बात सुनते हैं लोगों की। लोगों की सुनते हैं, हाईकमान की नहीं सुनते हैं। नहीं, हाईकमान की भी सुनते हैं। तो फिर नोटिस भेजने की ज़रूरत क्यों पड़ी सर? देखिए, इसके बारे में तो मुझे मालूम नहीं है, वो तो केंद्रीय नेतृत्व का विषय है पार्टी के अंदर, क्योंकि ऊपर तक देखते हैं हाईकमान है। कोई भी अगर विषय होता है, मेरे को भी अगर कोई दिक्कत है, मैं भी कहीं ना कहीं जा कर के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को अपनी बात को रखता हूँ। आप पत्रकारों को बुला के बयान नहीं देते हैं, आप पत्रकारों को बुला के अपनी सरकार पर सवाल नहीं उठाते हैं। अनिल विज ऐसा करते हैं? नहीं देखिए, मैंने कहा है कि नेचर की बात होती है, नेचर की बात होती है, और अलग अलग व्यक्ति का काम करने का अपना तरीका है। हर व्यक्ति का वो अपने तरीके से काम करता है। और मुख्यमंत्री की सहन शक्ति कितनी है? नहीं देखिए, सहन शक्ति तो मैं तो लगातार ट्वीट करके कि फलाने ये जो तस्वीर में दिख रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी के बगल में इनके मित्र हैं, चित्रा सरवरा का प्रचार कर रहे थे। नहीं, प्रकारांतर से उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री ऑफिस से ये साजिश रची जा रही थी कि अनिल विज अपना चुनाव हार जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे लिए तो एक एक सीट बड़े क्रूशियल थी। और सौरभ जी, जिस प्रकार का वातावरण प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा खड़ा किया गया था,
कांग्रेस ने इस प्रकार का मोमेंटम खड़ा किया सर कि कांग्रेस आ गई है, राज्य में फिर रहे थे। किसी को भी पूछ ले, किसी भी व्यक्ति को, हर व्यक्ति बोलता था कि कांग्रेस आ रही है। उस स्थिति के अंदर क्या हम ये थोड़ी चाहेंगे? हमारे लिए तो एक एक सीट सरकार को आए, सरकार बने, उसको लेकर के हम मजबूती से उसके अंदर लगे हुए थे। जी। मैं तो धन्यवाद करता हूँ हरियाणा प्रदेश के लोगों का, जिन्होंने नॉन स्टॉप आदरणीय मोदी जी की नीतियों को स्वीकारा है और मोदी जी की नीतियों को स्वीकारते हुए तीसरी बार सरकार बनाई है। ये छोटा विषय नहीं है सौरभ जी, पहली बार इतिहास के अंदर हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी है, बड़े मैंडेट के साथ बनी है। ये पहली बार, तीसरी बार हुआ नहीं। आज तक किसी दल की सरकार हरियाणा के अंदर कंटिन्यूटी में तीसरी बार नहीं बनी। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बिना भेदभाव के काम किया है, बिना क्षेत्रवाद के काम किया है, हर वर्ग का सम्मान किया है। युवाओं की अगर बात करें, युवाओं के अंदर सौरभ जी एक अविश्वास पैदा हो गया था। वो पढ़ते भी थे, नौकरी नहीं लगती थी, क्योंकि जब इंटरव्यू होता था इंटरव्यू में पीछे रह जाते थे। और इस प्रकार का माहौल प्रदेश के अंदर था जी कि माँ बाप बोलते थे, जब नौकरी कोई निकलती थी, नौकरी के बाद इस प्रकार की चर्चा आ जाती थी कि भाई इतना माल दिया है तब नौकरी लगी है। ये चर्चाएं आम चलती थी। आज क्या चर्चा चलती है, उसके अंदर अंतर है सौरभ जी, आप लोग देख भी रहे हैं। आम जब नौकरी की कोई लिस्ट निकलती है तो माँ बाप की तरफ से और युवाओं की तरफ से ये विषय आता है कि बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिली है। ये अंतर है दोनों में। उस सरकार के अंदर युवा विश्वास खो चुका था। आज उस विश्वास को पिछले 10 वर्षों के अंदर हमारी डबल इंजन की सरकार ने युवाओं में वो विश्वास, वो बहाली पैदा करने का काम किया है, जिससे युवाओं के अंदर अविश्वास हो गया था। उसको लेकर के आज युवा बड़ा संतुष्ट है, खुश है। और भी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अगर हम देखेंगे, चाहे हमने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से उनको स्किल देने की बात हो, चाहे हमने मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से उनको लोन दिलवा करके पैरों पे खड़ा करने की बात हो, चाहे हमने स्टार्टअप्स को भी आगे बढ़ावा दिया है, स्टार्टअप्स को आगे बढ़ावा देने की बात हो। लगातार हमारी सरकार युवाओं के हित में पिछले 10 वर्षों के अंदर अगर आप देखेंगे, एक एक कदम युवा के मजबूती के लिए हमारी सरकार ने उठाया है। अगर आप लोग देखेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए जी, इस विधानसभा के चुनाव के अंदर इस प्रकार का वातावरण खड़ा हो गया, क्योंकि एक तरफ तो माहौल बना हुआ था कि कांग्रेस बन रही है, दूसरी तरफ ये वातावरण खड़ा हो गया कि मेरे हिस्से में तो इतनी नौकरी आ रही है, हमारी सरकार बन रही है, हमारी सरकार बन रही तो मेरे हिस्से में इतनी नौकरी आ रही है, मैं अपने हिस्से की नौकरी दूंगा। दूसरा एक उनका प्रत्याशी बोलता है कि जितनी मेरे हिस्से में आएंगी उतनी नौकरी दूंगा। एक प्रत्याशी ने तो हदें पार की है, मंच के ऊपर से बोलते थे लोग, ये बात बोलते थे कि मुझे 50 वोट दें, मैं ठूड़े के अनुसार नौकरी दूंगा, 50 वोट मुझे दें, मैं एक नौकरी दूंगा। अरे क्या आप किस प्रकार का सिस्टम खड़ा करना चाहते हैं? क्या 2014 से पहले जिस प्रकार से पर्ची और खर्ची से नौकरी मिलती थी, किसी के चक्कर काटने से नौकरी मिलती थी, उसी दिशा के अंदर हरियाणा को दोबारा ले जाना चाह रहे हैं? हमने बड़ी मजबूती से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार ने युवाओं के अंदर एक बड़ा विश्वास, आज युवा किसी विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के चक्कर नहीं काटता। आज युवा अपने जो कौशल केंद्र है, जो कोचिंग सेंटर है, उस कोचिंग सेंटर के चक्कर काटता हुआ दिखाई देता है। आज उसके अंदर विश्वास जमा है कि आज बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी मिल रही है। एक व्यक्ति है जो अपनी नौकरी को लेके बहुत आश्वस्त नहीं है। मुख्यमंत्री जी बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी की बात कर रहे हैं, तो हमें लगा लगे हाथों उनकी भी बात कर लें। उनका नाम है मोहन लाल बडोली, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। कहा गया कि साहब हरियाणा में मनोहर लाल जी का एक तरफा ना चले और फिर नायब सिंह सैनी जी का एक तरफा ना चले, इसलिए चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए धनखड़ जी के खेमे से बडोली जी को लाया गया, जिसमें ना उनकी रजामंदी थी ना आपकी रजामंदी थी। लेकिन अब आलम यह है कि उन पर गंभीर आरोप लगे, आरोपों की जांच हुई, क्लोजर रिपोर्ट हुई, लेकिन
एक दाग तो लगा पार्टी की प्रतिष्ठा पर। नहीं देखिए सौरभ जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये खेमने की बात नहीं है। हमारे यहाँ पार्टी का सिस्टम चलता है और पार्टी जो निर्णय करती है वो अंतिम निर्णय होता है, उसको स्वीकार करना पड़ता है। हम भी स्वीकार करते हैं और भी स्वीकार करते हैं जो भी फैसला पार्टी ने किया है। ऐसा नहीं है, मोहनलाल जी पूर्व विधायक थे और बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं जो जिला परिषद से नीचे से उठ करके आए हैं। उन्होंने कई चुनाव भी लड़े हैं, विधायक रहे हैं। विधायक के साथ साथ वो लगातार प्रदेश के महामंत्री भी थे, जिला के अध्यक्ष भी रहे हैं। जिला के अध्यक्ष के बाद वो प्रदेश के महामंत्री बने हैं जी। और महामंत्री के बाद उनको प्रदेश का अध्यक्ष लगाया। ऐसा नहीं है, देखिए ये राजनीति के अंदर कई बार होता है, कोई किसी प्रकार का आरोप भी लग जाता है। आरोप लगता है उसके अंदर, देखिए आरोप अगर किसी ने कोई इस प्रकार का लगाया भी है तो उसकी जांच भी हो रही है और जांच होकर के हिमाचल पुलिस ने उसको खारिज भी किया है। उन्होंने कहा है कि आप तथ्य तो दो ना, तथ्य क्या हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चूंकि एफआईआर इतने दिनों के बाद हुई तो हाँ, सीसीटीवी फुटेज मिल नहीं सकती उसके है। अंदर नहीं देखिए उसके अंदर ये भी है क्योंकि 3 महीने 4 महीने के बाद शायद वो एफआईआर दर्ज हुई है, मुझे ये नहीं पता है। परंतु इतना ज़्यादा अगर किसी के ऊपर कोई इस प्रकार का ब्लैकमेलिंग का कोई विषय होता है तो सारा पता लगता है समाज को भी, ऐसा नहीं है कुछ। परंतु आपके हाथ में तो मोहनलाल पुलिस जी है सर। अमित बिंदल और बडोली के पहले तो रिश्ते रहे हैं, ये तो आपको भी पता होगा। नहीं देखिए वो आम आदमी से पार्टी के अंदर ज्वाइन किया उसने, ऐसा नहीं। मैं भी जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था, मैं प्रदेश अध्यक्ष, मेरा कार्यक्रम था सोनीपत के अंदर, उस वक्त वो अपने घर मुझे भी ले गए थे। मैं चाय पी करके आया था घर पे, मैं प्रदेश अध्यक्ष था तब मैं चाय पी करके आया था उनके घर पे। ऐसा नहीं है, वो आम आदमी पार्टी से आया था। आप चाय पी के आ गए, वो कसौली के रिजॉर्ट में चले गए, फर्क तो है सर। नहीं देखिए वो इच्छाएं किसी व्यक्ति की, उसकी इच्छाएं थी कि मैं चुनाव लड़ूं, ये निर्णय पार्टी का होता है। टिकट किसको मिले, एक व्यक्ति को टिकट मिलता है, किसको मिलना किसको नहीं मिलना। प्रदेश अध्यक्ष ने कोई आश्वासन भी दे दिया था क्या उनको? नहीं देखिए ऐसा नहीं, आश्वासन तो यहाँ कोई किसी को भी नहीं दे सकता। यही तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में अगर किसी को कोई आश्वासन देता है तो वो आश्वासन नहीं चलता। यहाँ तो उस समय क्या परिस्थितियाँ बनती हैं, किसको टिकट मिलता है किसको नहीं मिलता, व्यक्ति काम करता है, काम करते करते आगे बढ़ता है। ये बात सर सही आपने कही, समय और परिस्थिति क्या हो कौन जानता है। डीजीपी कपूर भी क्या जानते थे कि जिन सांसद जी को वो अपने कमरे के बाहर इंतज़ार करवा रहे हैं वही मुख्यमंत्री बन जाएंगे और उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर, सब कुछ अब ठीक है? नहीं, मैंने तो कभी इंतज़ार नहीं किया सर। ये कहानी ना मैंने तालुके से लेके और राजधानी तक पत्रकारों से, नौकरशाहों से, नेताओं से सबसे सुनी, इसलिए मैं पूछ लेता हूँ। नहीं, आप थे सांसद, आप जाते थे डीजीपी साहब के पास ना, मैं किसी मामले पे, डीजीपी साहब अपने कमरे के बाहर आपको इंतज़ार करवाते थे। आप कोई अगर पैरवी कर रहे हैं तबादले की या कुछ तो वो इनकार कर देते थे, वो पॉलिटिकल कंपल्शन नहीं समझते थे। सिक्का बदल गया, नायब सिंह सैनी जी सांसद से मुख्यमंत्री हो गए और अब डीजीपी साहब इंतज़ार करते हैं। ये कहानी इतनी दफ़ा सुनाई गई ना सौरभ जी। देखिए मैं आज तक किसी भी ऑफिसर्स के वहाँ नहीं गया, मैं फ़ोन पे ही बात करता, मैं फ़ोन पे ही बात करता था, चाहे मैं विधायक रहा हूँ या मंत्री रहा हूँ या मैं सीएमओ में बताता था भी ये काम है। मैंने कभी किसी के वहाँ नहीं गया और आज तक मैं कभी गया ही नहीं है। आप इतना बड़ा दिल रखते हैं, कभी अनिल विज के खिलाफ, कभी डीजीपी कपूर के खिलाफ, उनका आपने तबादला भी नहीं किया, या लोगों ने कहा कि आपने कहा तो था लेकिन ऊपर से कहा गया कि नहीं बने रहने दीजिए? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जो अफसर अच्छे काम कर रहे हैं, कपूर साहब, ऐसा नहीं है। आप देख भी रहे हैं हमारे हरियाणा के अंदर एक सिचुएशन सी इस प्रकार की आई थी, हमने कहा है कि सख्ती से काम लेना है, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना, उसको मेंटेन करना, ये हमारी जिम्मेवारी, हमारी सरकार की जिम्मेवारी है। आप इसको रखिए, लॉ एंड ऑर्डर के अंदर ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ देखिए, अगर किसी के मन के अंदर कोई
खुरापाती भरा हुआ है, गलत काम करता है, पता नहीं चलता। अगर गलत काम करने के बाद वो बचता है तो फिर तो देखिए कहीं ना कहीं दिक्कत है। परंतु अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होती है तो सरकार की मंशा स्पष्ट होती है एकदम। अब उसके ऊपर हमने पुलिस को भी कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को ठीक रखना और लोगों को न्याय मिलना ये हमारी जिम्मेवारी है। हमने ये भी कहा है कि पब्लिक से हमारे सभी SHOs वो शालीनता से बात करें। मैं भी शालीनता से सुनता हूँ, मैं रात को भी सुनता हूँ। अरे पब्लिक के लिए हम हैं और पब्लिक की अगर हम बात नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे। पर आपका स्टाफ तो इस वजह से भी आपसे परेशान रहता है कि आप रात के 12-1 बजे कौन जनता दरबार करता है? नहीं देखिए, ऐसा है कोई अगर कोई इमरजेंसी किसी को होती है, रात को कोई आ जाता है तो हम रात को सुनते हैं उसकी बात को। मैंने बिल्कुल आपने ठीक कहा, मुझे तो मैं पूछता भी रहता हूँ स्टाफ को, कोई है तो नहीं बाहर? तंग तो नहीं है। नहीं, ये विरोधियों ने कहा कि एक बड़ा फर्क आया है। बोले मनोहर लाल साहब सुबह उठते थे, खिचड़ी खाते थे, ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं थे, डंडा निकालते थे, बोले आज किसको ठीक करना है। और नायब सिंह सैनी साहब का है कि सबसे प्रेम व्यवहार से बात करते हैं, हाथ जोड़ के बात करते हैं। ये एक बड़ा फर्क है आप में और आपके पूर्ववर्ती में। सौरभ जी देखिए, मनोहर लाल जी ने हरियाणा की राजनीति के मायनों को बदला है। नहीं तो 2014 से पहले किस प्रकार की राजनीति थी? क्षेत्रवाद था, भेदभाव होता था। यहाँ तक कि क्योंकि हम तो सुनते थे लोगों से बातें, अगर किसी क्षेत्र के जहाँ से सरकार का विधायक नहीं बना जी, वहाँ के लोग इकट्ठे होकर के मुख्यमंत्री के पास जाते थे। उनको ये सुनने को मिलता था, हमने क्या वोट दिया, कहा आगे कहा। इस प्रकार का अपमान सहन करना पड़ता था लोगों को, भेदभाव होता था। एक क्षेत्र का विकास हो गया, पूरा का पूरा प्रदेश उस विकास से अनभिज्ञ था। लोगों में इस बात की पीड़ा थी। परंतु मैंने कहा है कि मनोहर लाल जी ने राजनीति के मायनों को बदला है। अगर आप हरियाणा के एक कोने से दूसरे कोने जाएंगे आपको समान रूप से विकास दिखाई देगा। कहीं कोई भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। और आज अगर मुझे खुशी है इस बात की सौरभ जी आपको बताते हुए कि इन्हीं 10 वर्षों के अंदर आज हरियाणा प्रदेश के हर जिला में जी, एक भी जिला ऐसा नहीं है जिसको 4 लेनिंग से टच ना हो। आज इन 10 वर्षों के अंदर इस गति से मेरा हरियाणा बदला है कि आज 2.5-3 घंटे में एक कोने से दूसरे कोने के हरियाणा के आप पहुंच सकते हैं जी। ये बड़ा बदलाव आया है। आज अगर हम देखें एजुकेशन के अंदर हमारी बेटियों को 20 किलोमीटर से ज़्यादा पढ़ना न जाना पड़े जी। बेटियों के लिए एक रोड मैप तैयार हुआ, क्योंकि माँ बाप बाहर नहीं भेजता था, दिक्कत आती थी माँ बाप के लिए। और माँ बाप बाहर नहीं भेजता था, बेटी के अरमान दब जाते थे कि हम कैसे अपनी पढ़ाई को पूरा करें। हमने एक रोड मैप तैयार किया पूरे हरियाणा का कि हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक कॉलेज होना चाहिए। राजकीय महाविद्यालय हर 20 किलोमीटर के ऊपर 10 वर्षों के अंदर खुला है। आज हमारी बेटियाँ, हजारों की संख्या में बेटियाँ जो पढ़ाई से वंचित रह जाती थी, आज वहाँ पर एजुकेशन ले रही हैं। ये हर क्षेत्र के अंदर बदलाव आया। अगर आप हेल्थ के अंदर देखेंगे, हेल्थ के अंदर भी एक बड़ा बदलाव आया है। आज अगर आप लोग किसान की स्थिति के बारे में देखेंगे, पिछले 10 वर्षों में उस स्थिति के अंदर भी बड़ा बदलाव आया है। अगर मैं किसान की बात करूं, किसानों को जिस प्रकार से उनकी फसल का खराबा हो जाता था, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, मुआवजा नहीं मिलता था, पूरा पैसा नहीं मिलता था, तो किसान चक्कर काट करके घर में बैठ जाता था। और आंकड़े भी हैं, अगर 2014 से पीछे की अगर 10 साल की हम बात करें तो मात्र 1155 करोड़ रुपया मुआवजे का किसानों को दिया। अगर हम 2014 से लेकर के 2025 बात करें, 13,500 करोड़ रुपया मुआवजे का जी। ये बड़ा अंतर है और किसान इस बात को समझ रहा है।
इससे अलग किसानों को, अगर हमने तो यहाँ तक शुरू किया कि अगर मेरे किसान की जो सब्जी का किसान है जी। अगर उसको घाटा पड़ता है कई बार, क्योंकि सब्जी का उत्पादन ज़्यादा होता है, जैसे आलू है, आलू का उत्पादन ज़्यादा हो गया तो मार्केट में उसके दाम कम मिलेंगे। उस दाम जो उसका खर्चा है और जो मार्केट का रेट है उसके अंदर उस किसान के ऊपर दबाव ना बने, उसके ऊपर वजन ना पड़े, तो सरकार उसको भावांतर भरपाई देती है ताकि उसका खर्चा पूरा हो। ये योजना किसानों के हित के अंदर इतनी कारगर सिद्ध हो रही है कि एक किसानों में बड़ा गजब का इस बात का लेकर के है। परंतु अगर हम पड़ोस की बात करें, हमारे पंजाब पड़ोस में मैंने तो कई बार कहा भी है, पड़ोस के अंदर कहा है उनको भी, मखा भाई किसानों के बीच में जा कर के माननीय मुख्यमंत्री से हम किसान की पूरी फसल MSP पर खरीद रहे हैं। 14 फसलें हम पहले खरीदते थे, अब हमने 100% फसल MSP पर लेने का निर्णय किया है। भी आप भी जा कर के किसानों के बीच में बताना चाहिए कि हम आपकी फसल को खरीदते हैं। किसान क्यों इस प्रकार से दिक्कत में आएगा? नहीं आएगा। किसानों को अगर उसका लाभकारी मूल्य मिलेगा तो सरकार को लाभ उसका होगा। जी, आप लाभ की बात कर रहे हैं, ये एक लंबा जवाब हो गया जिसमें बात मनोहर लाल जी से शुरू हुई और प्रदेश की बेटियों तक पहुंची और किसानों तक। तो हम तीनों पे आ जाते हैं। जैसे मैंने आपकी और DGP कपूर की बात सुनी, उससे कई गुना ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ एक और बात सुनी। चेहरा नायब सिंह सैनी साहब हैं, सरकार खट्टर और खुल्लर चला रहे हैं। खट्टर यानी कि मनोहर लाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री जो अब केंद्रीय मंत्री हैं नरेंद्र मोदी सरकार में, और कई लोग कहते हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सबसे प्रबल दावेदार भी हैं। हम लोग तो देखिए अनुमान ही लगा सकते हैं, पार्टी आपकी है, आप लोग तय करेंगे। और दूसरे राजेश खुल्लर, उनके खासम खास ब्यूरोक्रेट, 88 बैच के IAS, रिटायर हो गए लेकिन अभी भी बैठे हैं। आपके विरोधी कहते हैं तय दिल्ली से होता है, खट्टर साहब करते हैं, कम्युनिकेट खुल्लर साहब को कर दिया जाता है, नायब सिंह सैनी जी को बता दिया जाता है कि भाई ये करना है। ये भी कह दिया जाता है कि DC और SP भी वहीं से लगते हैं, निकाय के टिकट भी तय होते हैं। एक मुख्यमंत्री के तौर पे जब आप ये आलोचना सुनते हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? देखिए, विरोधियों के पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, ये कुछ तो कहना पड़ेगा विरोधियों को। उनके पास मुद्दा तो है नहीं कुछ भी। अगर दूसरी तरफ मैं ये कहूँ, मैंने पीछे भी ये बात कही थी, हुड्डा साहब दिल्ली सोनिया गांधी जी का टाइम लेने के लिए जाते थे। शायद आपके पास डिटेल होगी उसकी। 3-3 महीने समय नहीं मिलता था, समय नहीं देते थे। अरे हमारी पार्टी है, संगठनात्मक पार्टी है, इस प्रकार का दुष्प्रचार करना ठीक नहीं है। सरकार अगर कोई चला रहा है, सरकार का अगर कोई चेहरा है तो पार्टी ने मुझे बैठाया है, मैं सरकार को चला रहा हूँ, मेरी ड्यूटी है। मुझे अगर कहीं कुछ लगता है मैं पूछ सकता हूँ, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी सलाह लेता हूँ, आदरणीय अमित शाह जी से भी सलाह लेता हूँ, आदरणीय नड्डा जी से भी सलाह लेता हूँ, हमारे प्रभारी हैं सुरेंद्र सतीश पूनिया जी, उनसे सलाह लेता हूँ, हमारे सतीश नागर जी हैं उनसे सलाह लेता हूँ, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनसे भी सलाह लेता हूँ, हमारे संगठन मंत्री हैं उनसे भी सलाह लेता हूँ, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं आदरणीय मनोहर लाल जी हैं, पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, उनसे भी सलाह लेता हूँ, राव इंद्रजीत जी उनसे भी सलाह ले लेता हूँ, हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी उनसे भी सलाह ले लेता हूँ। ये मेरी नेचर है और पार्टी के अंदर ये होना चाहिए। पार्टी के अंदर हम अपने जिला अध्यक्षों से भी चर्चा करते हैं, ऐसे नीचे भी चर्चा करते हैं, मंडल अध्यक्ष से चर्चा करते हैं, हम मंडल अध्यक्ष से भी हम पूछते हैं। कई निर्णय ऐसे होते हैं कि हमने कोई निर्णय करना है, उसकी बड़ी चर्चा करते हैं, मंडल अध्यक्षों से भी करते हैं, आम जन से भी कई बार करते हैं जी। और चर्चा जब करेंगे तो उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। पर ये राजेश खुल्लर पे इतनी चर्चा क्यों होती है? कहाँ चर्चा हुई? कौन चर्चा कर रहा है? चर्चा कौन कर रहा है? मैं कहा है कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, विपक्ष हताश और निराश हो चुका है। अरे जिस व्यक्ति ने ये सोच लिया हो कि मैं सरकार के अंदर बैठा हूं, आप उसकी स्थिति को तो समझिए क्या होगी। वो स्वीकार नहीं कर पा रहे, अभी भी स्वीकार नहीं कर पा रहे। अभी तो दिल्ली के जो इनके आका हैं वो भी
नॉन स्टॉप तीसरी बार बाहर हो गए हैं। अब भी ये मानते हैं कि हम ही प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी बाबा तो वही मानता है कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। क्या लगता है ये लोग तो नेता प्रतिपक्ष भी तय नहीं कर पा रहे हैं कांग्रेस वाले? अगर मैं इसके ऊपर कहूँ तो फिर आप उनसे कहेंगे भी आप पक्ष के अंदर इस प्रकार की बातें हैं। ये अभी बजट सत्र है, आपको तो जानने का अधिकार होगा ना कि आपके सामने कौन बैठेगा। नहीं, हम पूछते हैं। अभी हमारा ओरिएंटेशन कैंप हुआ जी सभी विधायकों का। ये उसके अंदर भी, क्योंकि विपक्ष के नेता की कुर्सी लगी होती है और विपक्ष के नेता को सम्मान देते हैं, हमारी परंपरा है। मैंने तो ये भी एक इंटरव्यू के अंदर कहा, अगर आपने सुना हो सौरभ जी, कि जितना विपक्ष के मैं अपने विधायक का सम्मान करता हूँ उतना सम्मान मैं विपक्ष के विधायक का भी करता हूँ। मैं भेदभाव नहीं करता और ये हमारे नेचर के अंदर है। हमारी पार्टी के जो संस्कार हैं उस संस्कारों के अंदर हम मिलकर के, हमारा तो एक ही ध्येय है, मिलकर के हरियाणा प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाना। ओरिएंटेशन कैंप में आपकी और भूपेंद्र हुड्डा जी की कुछ बातचीत हुई? नहीं, मैं मिला नहीं, क्योंकि मैं भी, हमारे चुनाव चल रहे थे ये। मैं तो थोड़ी देर उद्घाटन सत्र में रुका था, एक सत्र था मेरा, उसमें रुका था, फिर मैं समापन पे आया। आपने कहा विपक्ष को भी साथ लेके चलना है प्रदेश के विकास के लिए। मुझे सुनाई दिया कुमारी शैलजा जी को ज़रूर साथ लेके चलना है, उनकी नाराज़गी से बड़ा लाभ हुआ भाजपा को। नहीं, देखिए सौरभ जी, कांग्रेस परिवारवाद से ग्रसित पार्टी है और कांग्रेस के अंदर बहुत सारे बड़े नेता हाशिए पे हैं। कहीं तो बड़े नेता क्योंकि इस बात से भी राजी थे भी चलो भाई अब की बार तो सरकार बन रही है, और वो इधर उधर भी हुए, आपके सामने हैं, उसी उसमें हो गए, प्रभाव में आ गए। आप अशोक तंवर की बात कर रहे हैं? और भी कई नेता हैं जी, इधर उधर भी हुए हैं। हमने तो सम्मान भी दिया, और भी कहीं को सम्मान दिया है, बड़ा सम्मान दिया है, परंतु उनकी सोच है, गलत सोच नहीं। चुनाव वो तो ये समझ रहे थे कि सत्ता में आए बैठे हैं, कुर्सी सजी पड़ी है। तो आपने जीतने के बाद शैलजा जी को थैंक यू कॉल किया? ना, मेरी बात होती है, बात होती है आपकी? हाँ, मैं अगर कोई विषय होता है बात कर लेते हैं, परंतु विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। पर ये कहा गया कि नायब सिंह सैनी सरकार ने अब अधिकारियों को कह दिया कि भाई शैलजा जी सांसद हैं, कुछ इनकी नाराजगी वराजगी हो, सब अधिकारी सब ध्यान रखें, इस बात का सीएम ऑफिस की तरफ से खास निर्देश है। नहीं, ऐसा नहीं है। काम देखिए, वो माननीय सांसद हैं हमारी और वरिष्ठ नेत्री भी हैं। सांसद तो दीपेंद्र हुड्डा भी हैं। हाँ, दीपेंद्र भी हैं पर उन पर प्रशासन उतना मेहरबान नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए सर, मैं तो ऐसा जनता का पहरुआ हूँ, जो सुन के आता हूँ बोल देता हूँ ताकि राजसत्ता भी सुन ले। सौरभ जी, भेदभाव नहीं करते। मैंने कहा है, कोई भी अगर काम होता है, काम के लिए काम करना हमारा दायित्व है, सरकार का दायित्व है, और हम मिलकर के हम चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश एक नई विकास की ऊंचाइयों के ऊपर जाए। उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। आपने कहा काम करना हमारा दायित्व है। सरकार काम करती है ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए। ब्यूरोक्रेट्स में काम को लेके उतनी आश्वस्ति नहीं है। संजीव कौशल चीफ सेक्रेटरी थे, पावर में चले गए। विवेक जोशी आए, केंद्रीय चुनाव आयोग में चले गए। कहा गया, ये भी मैं सर आपको बता दूं जो चर्चा है ताकि आपका पक्ष भी आ जाए, कि जोशी जी भी इसलिए चले गए क्योंकि वो खुल्लर साहब के साथ काम नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने कहा भैया वहीं दिल्ली में ठीक है अपना, क्यों नहीं टिक रहे हैं चीफ सेक्रेटरी? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि विवेक जोशी जी बहुत ही वरिष्ठ हमारे हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी हैं। वो हरियाणा के अंदर रहे हैं, अभी चीफ सेक्रेटरी वो लगे थे। परंतु देखिए, क्योंकि चुनाव आयोग की वहाँ रिटायरमेंट हुई है, तो बहुत अच्छे अफसर हैं और उनको वहाँ सेलेक्ट कर लिया गया दिल्ली में। सर, एक तरफ चीफ सेक्रेटरी, एक तरफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब ये तो बराबर का नहीं है सर। ना जी, ऐसा नहीं। चीफ सेक्रेटरी का सर। हाँ, अरे
देश का चुनाव युक्त होना कोई छोटी बात है क्या? बहुत बड़ी बात है। नहीं, बात तो बड़ी है। हाँ, फिर कौन चाहेगा उस पद को छोड़ना? कौन चाहेगा? और जब ये संभावना भी हो कि अगले लोकसभा चुनाव तक आप मुख्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं। नहीं, देखिए ऐसा, क्योंकि विवेक जी अपने काम में बहुत ही कैपेबल है, बहुत गंभीरता से वो काम करने वाले अफसर हैं, ईमानदार अफसर हैं विवेक जोशी जी। बस चंडीगढ़ नहीं टिके। नहीं, चंडीगढ़ तो रहे हैं वो, ऐसा नहीं है कोई। अच्छा, ऐसा एक हम देख रहे थे, ये भी एक नायब सिंह सैनी सरकार के सामने समस्या आने वाली है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों का टोटा कमी, लिस्ट लेके बैठा 1990 से लेके मैं 1998 तक पहुंच गया। किसी बैच में एक अफसर, किसी बैच में डेपुटेशन पर हैं, तो अपूर्व से लेके 90 बैच से अगर हम शुरू करें, इस समस्या को कैसे टैकल करेंगे? नहीं, देखिए क्योंकि बात तो आपकी ठीक है, परंतु सारे को उसको कवर होगा, करेंगे। हमारे कुछ अधिकारी सेंटर में भी डेपुटेशन पर हैं, तो उसकी सेटिंग हो जाएगी, वहाँ से भी हम बुला सकते हैं। वहाँ जहाँ जहाँ आवश्यकता में पड़ेगी तो वहाँ से बुलाएंगे। अभी विवेक जोशी जी केंद्र से आए, हमारे हरियाणा के कई अधिकारी केंद्र में हैं, डेपुटेशन पे हैं, वो चलता रहता है। पर नंबर ऑफ ऑफिसर्स की कमी का एक मसला है। नहीं, देखिए सीनियर लेवल पे नहीं, सीनियर लेवल पे ऐसे कई अधिकारी हमारे केंद्र में भी हैं, जो जो ही आवश्यकता पड़ेगी तो वहाँ से भी हम बुलाएंगे, ऐसा नहीं है। और बाकी पुरानों को एक्सटेंशन देते रहेंगे? नहीं, देखिए एक्सटेंशन का, उस पद के ऊपर एक्सटेंशन का सवाल नहीं है अलग से, क्योंकि कई विभाग होते हैं, किसी विभाग के अंदर जहाँ पर इस प्रकार के अधिकारी जिन्होंने एक्सपीरियंस है जी, और वो उस विभाग को समझे हुए हैं, तो ऐसी जगह उनको रजिस्ट करते हैं ताकि विभाग गति से आगे बढ़े। ऐसा नहीं है, कई पॉलिटिकल पोस्टें होती हैं, कई रिटायर्ड आईएएस होते हैं, कहीं हमने जुडिशरी के अंदर से भी रिटायर्ड जुडिशरी के जो अधिकारी उनको लगाना पड़ता है। ऐसा नहीं है, अलग अलग नेचर के ऊपर बात होती है, किस डिपार्टमेंट का क्या नेचर है, वहाँ कौन अधिकारी रहेगा, वो करते हैं उसके अंदर। आपने सर वो तो सभी जगह होता है, कोई यहाँ नहीं है वो। आपने सर पॉलिटिकल एडजस्टमेंट की बात कही, मुझे आपके इंतज़ार में बैठे दो दोस्त याद आ गए, एक थानेश्वर के, एक और जगाधरी के, सुभाष सुधा जी और कंवरपाल जी। कितना आप चाह रहे हैं कि उनको पॉलिटिकली कहीं एडजस्ट कर दिया जाए? कहाँ अटकी है गाड़ी? अगली बार जब मैं आपके साथ बैठूंगा फिर बताऊंगा, क्योंकि मतलब अभी दस्तखत करने को आप तैयार बैठे हैं? अभी हम क्योंकि चुनाव के अंदर हैं, निकाय चुनाव चल रहे हैं। निकाय चुनाव तक हम अभी सब नियुक्तियों पे भी हमने रोक लगा रखी है, इसके बाद हम करें, क्योंकि अभी तो हमारे सामने एक टारगेट है कि स्थानीय निकाय के चुनाव जी हमने वो जीतने हैं, और उसको लेकर के हम काम पे सभी लगे हुए हैं। सुभाष सुधा जी भी लगे हुए हैं, आदरणीय कंवरपाल जी भी लगे हुए हैं, सभी हमारे। ये तो मैंने बस दो नाम उदाहरण स्वरूप लिए, क्योंकि नायब सैनी के लॉयलिस्ट इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमारे व्यक्ति वहाँ हैं जिनके साथ हम जुड़े रहे, तो अब जरा हमारी भी तो बारी आए। चुनाव हार गए तो क्या हुआ? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, वो समय आएगा, समय के ऊपर होगा सभी। जी, आप निकाय चुनाव की बात कर रहे हैं और व्यस्त भी हैं। आपके ही एक सहयोगी ने ध्यान दिलाया कि जब से मुख्यमंत्री जी सत्ता में आए हैं, लगभग 1 साल, अगर कुछ हफ्ते हम जोड़ लें, मेरे ख्याल से गुड़गांव में 12 मार्च को रैली थी, 11 या 12 मार्च को, और अगले दिन फिर आप मुख्यमंत्री बने। आप 12 मार्च को बने, 11 मार्च को रैली थी जी। उसके बाद लोकसभा के चुनाव, लोकसभा से निपटे तो साहब हरियाणा विधानसभा के चुनाव, और विधानसभा से निपटे तो अब निकाय चुनाव। तो आचार संहिता के तहत बहुत काम करना पड़ा आपको। देखिए सौरभ जी, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है चुनाव की, जिसको हमें पूर्ण करना होता है। लोकसभा के भी आम चुनाव थे, विधानसभा के भी आम चुनाव थे, और हमारे स्थानीय निकाय के भी आम चुनाव हैं। और जब ये 3 टायर सिस्टम ये सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है सर, ये ट्रिपल इंजन की सरकार अब बनेगी, तो हमारे पास ये पूरा समय है हरियाणा प्रदेश के विकास को गति से आगे बढ़ाने का। और हम इसे ट्रिपल इंजन की सरकार के अंदर तीनों इंजन मिल कर के गति से हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे।
जो हमारी चाहे स्थानीय निकाय के अंदर, चाहे हमारी नगर निगम है, नगर परिषद है या नगर पालिका है, उसमें जो भी समस्याएं वहाँ की हैं, उन समस्याओं को स्मूथली एक गति से उसको ठीक करना वो हमारी जिम्मेवारी है। हमने पीछे भी जितना मुझे समय मिला इसके अंदर, जो आपने कहा है कि जब कोड ऑफ कंडक्ट नहीं था, चाहे वो महीने के लिए था या 2 महीने के लिए था, वो बीच में नहीं था, उसके अंदर हमने बड़ी योजना हर नगर निगम, हर नगर परिषद और नगर पालिका के लिए वो बना रखी हैं और उनको गति से हम करने वाले हैं। चाहे स्वच्छता को लेकर के है, चाहे वहाँ पर अन्य कोई और समस्या है, उन सब समस्याओं के समाधान के लिए हमने पूरी रचना योजना खड़ी की और उसको पर काम भी हो रहा है। ऐसा नहीं काम नहीं हो रहा, गति से काम हो रहा है उसके ऊपर। मुख्यमंत्री जी, यही गति 20 सितंबर 2024 के एक ऐलान में नहीं दिख रही है। आप लोग चुनाव में जा रहे थे, मंच पर कहा गया लाडो बहना, प्रदेश की बहनों को सरकार में आए तो 2100 रुपये देंगे। लोगों ने कहा इस बार कोई सहयोगी नहीं कह रहा है कि नहीं साहब, चौटाला का वादा था, चौटाला से पूछिए। खुद भाजपा कह रही है। चुनाव हुए, आप सत्ता में आ गए, इस फाइल पर कब दस्तखत करेंगे मुख्यमंत्री? नहीं, देखिए सौरभ जी, क्योंकि अभी 100 डेज हमें हुए, मैंने अभी बुकलेट निकाली कोई 10 रोज पहले जी। 100 डेज पूरे हुए और उसके बाद तुरंत कोड ऑफ कंडक्ट इसका लग गया स्थानीय निकाय का, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग हर स्थान के ऊपर चुनाव है। हमने इसकी पूरी रचना योजना बना ली है। अभी हमारा बजट सेशन है। इस बजट सेशन के अंदर, क्योंकि बड़ा बजट है, उसका प्रावधान किया जाएगा और प्रावधान करके जो हमारी ऐसी बहनें हैं जो पात्र हैं, उन सबको हम देने का काम ये करेंगे और जल्दी ही करेंगे। ऐसा क्या मुझे हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री कोई टाइमलाइन बता सकते हैं इस बारे में? मैंने कहा है कि ये बजट आ रहा है, इस बजट में हो जाएगा। इस बजट के अंदर बजट का प्रावधान करके उसको तुरंत आगे करेंगे। बजट का प्रावधान हो गया क्योंकि बड़ा बजट है। हाँ, इसी वित्त वर्ष के अंदर। और कितनी गति से हम काम कर रहे हैं सौरभ जी, 240 संकल्प थे हमारे जी संकल्प पत्र में जी, जो हमने विधानसभा में किए हैं जी। 240 में से 18 हमने पूरे कर दिए हैं। 10 कोई वित्तीय उसकी परमिशन लेनी है, किसी की प्रशासनिक परमिशन आनी है। 10 ऐसे वायदे हैं जो वो परमिशन आते ही वो भी पूरे हो जाएंगे। और ऐसे ऐसे वायदे पूरे कर दिए हमने जो लंबे समय तक हरियाणा के लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ये होना चाहिए। एक अगर मैं उदाहरण के तौर के ऊपर आपको 1-2 बताऊं, जैसे पट्टेदार किसान था जी, काफ़ी बड़ा हमारे यहाँ से पट्टेदार किसान जो अपनी काश्त तो करता था, मालिकाना हक नहीं था, लंबे समय से काश्त कर रहा था। क्योंकि पार्टीशन के बाद अगर कोई किसान, कोई लोग इधर आए, उनको ज़मीन लॉटमेंट हुआ, उन्होंने उसको ठीक किया, समतल किया, काश्त कर रहे हैं, परंतु नाम नहीं था उनके। हमने निर्णय किया कि 2004 का कलेक्टरेट लगेगा और जिन लोगों को 20 वर्ष उसके ऊपर काश्त करते हुए ऐसे सब किसानों को, पट्टेदार किसानों को वो ज़मीन 2004 के कलेक्टरेट पर उनके नाम कर दी जाएगी। हमने एक और बड़ा फैसला किया, ये भी बड़ा, क्योंकि लोग आते थे, बहुत सारे लोग, क्योंकि पंचायत भूमि के ऊपर मकान बना लिया। गांव में होता है, गांव में अगर कोई दिक्कत आ जाती थी, गांव के लोग ही कह देते थे भाई यहाँ से मकान बना ले जी। ये वो पंचायत भूमि थी और आज किसी ने उसकी शिकायत कर दी, उसके ऊपर भी कोई तलवार लटकी रहती थी। कहीं तो गांव के गांव ऐसे थे जो पंचायत भूमि के ऊपर ही बसे हुए थे। हमने उसका भी निर्णय किया, कैबिनेट में हम लेकर के आए और हमने निर्णय किया कि उसको 500 वर्ग गज का प्लॉट जहाँ उसका मकान है और उसको रास्ता भी 2004 के कलेक्ट्रेट पर उसके नाम कर दिया जाएगा। ये भी निर्णय क्या, बड़े निर्णय है जिसका लाभ हरियाणा प्रदेश के किसान को मिला है, आम व्यक्ति को मिला है जिसका। क्योंकि मैं देखता था बहुत सारे गांव के गांव पंचायत भूमि के ऊपर थे। और हमने एक और बड़ा निर्णय ये किया है कि हमने चुनाव से पहले वायदा किया था कि 8 तारीख को जो किडनी का पेशेंट है, क्योंकि उसका डायलिसिस उसको महीने में 1 बार 2 बार, कहीं तो 3-3 बार भी डायलिसिस कराना पड़ता था जी। हर महीने 25 से 30 हज़ार रुपये का खर्चा उसका आता था और बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि जब उसको लगातार डायलिसिस कराना पड़ता है तो पैसे का आर्थिक रूप से उसके ऊपर बड़ा बोझ पड़ता था और उसको वहन नहीं कर सकता था।
लोग हमें आकर के बोलते थे कि आप सीएमओ को फ़ोन कर दें, वो मेरा माफ़ हो जाएगा जी। तो हमने अपने संकल्प पत्र में इस विषय को डाला और ये बात कही कि 8 तारीख के बाद हरियाणा के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं या हमारा पीजीआई रोहतक है जी, ऐसे जहाँ जहाँ पर भी डायलिसिस की व्यवस्था है पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लोगों को वो फ्री मिलेगी और मिल रही है। जी, ये एक बड़ा हमने विषय था जिस विषय को हमने किया है और हमने ये भी कहा था कि हम 24 फसलें एमएसपी पर खरीदेंगे। आज 24 फसलों की हमने नोटिफिकेशन भी जारी कर दी है कि कोई भी फसल अगर किसान लेकर के आएगा उसको एमएसपी पर खरीदने की गारंटी हमारी है। ये बड़ा काम किया। हमने ये भी किया है कि हमारे जो किसान जिनकी फसल का खराबा हुआ या जो भावांतर भरपाई के किसान हैं, ऐसे किसानों को खाते के अंदर भी डायरेक्ट पैसा हमने पहुंचाने का काम वो हमारी सरकार ने किया है। इस प्रकार के हमने काफ़ी जो वायदे थे उन वायदों को हमने पूरा किया है और बड़े वायदे थे जिससे कि हरियाणा प्रदेश के लोगों को उसका बड़ा लाभ वो मिल रहा है। अभी बरसात कम हुई थी, बरसात के कारण किसान के खर्चे ज़्यादा हुए थे। मैंने अभी कुछ थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि कांग्रेस ने किसान के अगर फसल का खराबा हुआ है तो उसने 1155 करोड़ रुपया किसान के खाते में उसके खराबे का कांग्रेस ने पिछले 10 वर्षों में दिया। और हमने किसान के फसल, क्योंकि धान की फसल थी, धान की फसल में बरसात कम हुई, उसके खर्चे ज़्यादा हुए, हमने कैबिनेट में फैसला किया कि किसान के ऊपर ये वजन नहीं पड़ना चाहिए, ये सरकार वहन करेगी और हमने 1350 करोड़ रुपया किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से किसान के खाते में किया है। एक इतना लगातार हमारी सरकार समूथली हर वर्ग के लिए काम कर रही है। आप किसानों का जिक्र कर रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने कहा था धान किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल देंगे एमएसपी। नहीं, देखिए, क्योंकि हमने ये जो 2000 रुपये दिया है बोनस के रूप में, ये किसान को प्रति एकड़ के हिसाब से दिया है। प्रति एकड़ के हिसाब से बोनस और प्रति क्विंटल ज़्यादा दाम देना, ये दो बहुत अलग चीज़ है सर। आप उसको किसी तरफ बोलिए, किसी तरफ बोलिए उसको रेट में काउंट कर लीजिए। आपको बोनस के अंदर बोनस ही देना था। हमने कहा था कि किसान के अब की बार धान की फसल में वर्षा कम हुई है और वर्षा कम होने के कारण किसान के खर्चे ज़्यादा हुए हैं और उसके ऊपर अननेसेसरी दबाव ना पड़े, उसके खर्चे को हमने कम करना है। हमने उस खर्चे को कम किया है, उसको लाभ दिया है। आप दबाव की बात कर रहे हैं, क्या नायब सिंह सैनी जी के ऊपर मंत्रियों का दबाव है कि साहब ए बी नहीं तो कम से कम सी और डी कैटेगरी के कर्मचारियों के ट्रांसफर की तो पावर दे दीजिए? मंत्री चिरौरी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं हमारे यहाँ ओएसडी हैं, एक पॉलिसी बनाए दे रहे हैं, नियम से काम चलेगा। ये हुकुम सिंह स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स नहीं चलेगा जिसमें मंत्री आए अपने अपने कोटे से ट्रांसफर करें। नहीं सौरभ जी, देखिए, एक सिस्टम है और मेरे ख्याल से जो ट्रांसफ़र पॉलिसी यहाँ हरियाणा में बनी है पूरा देश फॉलो कर रहा है। अन्य राज्य भी आकर के उसको यहाँ पर फॉलो करके उसको अपने स्टेट के अंदर लागू कर रहे हैं। पर मंत्री आपके राजी नहीं हो रहे इसमें? ना, ऐसा नहीं है। हमने कहा है कि अगर कोई ऐसा है तो उसको करें। कहीं दिखते हैं उसके अंदर हमने फ्लेक्सिबल किया है उसको। मान ले कोई किडनी का पेशेंट है, कोई कैंसर का पेशेंट है, किसी को हार्ट का कुछ हुआ है, हम डॉक्टर से उसकी रिपोर्ट लेकर के उसके अंदर हमने रिलैक्सेशन दिया है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। मंत्रियों का जलवा घट जाता है ना, उनको हर बार मुख्यमंत्री के पास आके रिक्वेस्ट करनी पड़ी, साहब ये कर दो। ऐसा नहीं है, उनको आने की जरूरत नहीं है जी। ये कार्यालय उनका भी कार्यालय है, ऐसा नहीं है। मंत्री हमारे आदरणीय मंत्री हैं सभी के सभी, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। एक स्मूथली हमारे इसके अंदर सिस्टम से काम चलता है और हम उसको चला रहे हैं, गति से चला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, ये कौन सा सिस्टम है जो बलात्कार में सज़ा याफ्ता गुरमीत राम रहीम को राज्य सरकार की अनुशंसा पर हर महत्वपूर्ण चुनाव से पहले पैरोल मुहैया कराता है? नहीं, देखिए सौरभ जी, ये विषय हमारा नहीं है। वो जब भी उसको आवश्यकता होती है तभी, अब कौन से चुनाव है,
निकाय चुनाव है और उसके पहले दिल्ली निकाय चुनाव थे, उसके पहले दिल्ली चुनाव थे। 28 जनवरी को पैरोल मिली, निकाय 30 दिन चुनाव की। से तो पहले ही आगे थे वो। 28 जनवरी को पैरोल मिली, दिल्ली चुनाव और निकाय चुनाव। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कोर्ट के अंदर वो एप्लीकेशन लगाते हैं, माननीय कोर्ट उसको वेरीफाई करता है, देखता है, सर, स्टेट देख करके गवर्नमेंट की उसकी अनुशंसा रिपोर्ट भी लेता रहती है। हाँ नहीं, रिपोर्ट लेता है, हाँ। माननीय कोर्ट रिपोर्ट लेता है, फिर उसके ऊपर निर्णय देता है। ऐसा नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि सरकार को भी आप क्वेश्चन करिए, कोर्ट को भी करिए कि वो क्यों दे रहे हैं। नहीं, ऐसा थोड़ी है जी। हर व्यक्ति का अधिकार है, हर व्यक्ति का अधिकार है। अगर उसका जो अधिकार बनता है तो माननीय कोर्ट देता है। और वो कहीं ऐसे जो विषय होते हैं कहीं को नहीं भी देता। किस प्रकार से अगर किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिमिनल कोई विषय आता है, जी, कोई मर्डर के अंदर है, बाहर निकलेगा फिर भी कोई खतरा होता है, भी मर्डर हो राम रहीम जाएगा। पर तो ऐसे ही संगीन इल्जाम है। देखिए कहीं आजकल जैसे फरोख्ती के धंधे चल रहे हैं, इधर उधर चलते हैं। कोर्ट, मैंने कहा है कि कोर्ट एनालिसिस करता है, कोर्ट देखता है, देख करके रिपोर्ट लेता है, लॉ एंड ऑर्डर की भी रिपोर्ट लेता है, सारी रिपोर्टें लेकर के तब वो निर्णय देता है। कैदी का व्यवहार और राज्य सरकार की अनुशंसा, इन दो के आधार पर फैसला होता है। गुरमीत राम रहीम के मामले में अतिरिक्त उदारता रही सबकी। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जो, क्योंकि ये हमारा इससे कोई अनुशंसा अगर सरकार से आएगी तो उसके अंदर भी हमारा लीगल डिपार्टमेंट है, एजी ऑफिस है हमारा जी। हम उसको भेजते हैं। जब वहाँ से कोई फाइल क्लियर होके आती है तभी हम क्लियर करते हैं। हम भी तो कहीं ना कहीं से लीगल एडवाइस लेते हैं। कानून तो कई जगह व्याख्या सापेक्ष भी होता है ना। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए ये माननीय कोर्ट का विषय है और माननीय कोर्ट ही करता है उसके अंदर। उसके ऊपर कोर्ट के ऊपर कोई दबाव थोड़ी है किसी प्रकार का। और कोई ये दबाव टाइमिंग नहीं। सिर्फ एक संयोग है। पंचायत चुनाव के पहले, राजस्थान चुनाव के पहले, दिल्ली चुनाव के पहले। नहीं, देखिए इसके अंदर उनका जो अब लगातार चुनाव चल रहे हैं और उनको लगातार पैरोल मिल रही है। देखिए लगातार चुनाव चल रहे जी। हैं और उनका जितना छुट्टी का उसका क्राइटेरिया है भी, इतने दिन की छुट्टी एक साल में ले सकता है, उसकी इच्छा है। परंतु अगर आप लोग देखेंगे कोई चुनाव के पहले या चुनाव के बाद ही थोड़ी है, वो लगातार जब भी उनकी इच्छा करती है तब आते हैं। उसके अंदर ऐसा नहीं है। परंतु संयोगवश क्योंकि लगातार जब चुनाव चल रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, एक चुनावी एक की कोड ऑफ कंडक्ट हटा, दूसरा लग गया, दूसरा हटा, तीसरा लग गया, तीसरा हटा तो ये चौथा लग गया। लगातार अगर चुनाव के अंदर ही हैं तो फिर उसमें क्या करें। क्या सोचते हैं आप गुरमीत राम रहीम के बारे में? नहीं, देखिए मैं कुछ सोचने का सवाल नहीं है। ये माननीय कोर्ट का ही विषय है। इसके अंदर कोई वैसा आपकी विषय नज़र में वो एक सम्मानित धर्मगुरु हैं या सजा याफ्ता मुजरिम? देखिए सौरभ जी, ऐसा नहीं किसी के ऊपर मैं किसी के बारे में उसकी आंकलन करूं भी ये कैसा है, ये कैसा है। मेरे को क्या शोभा देता है ये मेरे को भी शोभा नहीं देता। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी कोर्ट है ना, कोर्ट मानेगा ना। पर आप नहीं मान रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। हम किसी भी व्यक्ति का क्या आंकलन, कोर्ट के अंदर अगर किसी ने कोई अपराध किया है जी, तो कोर्ट उसके ऊपर डिसीजन देगा। कोर्ट देगा ना डिसीजन। मैं कौन हूँ डिसीजन देने वाला? सर, कोर्ट की बात चली तो मुझे HPSC के अभ्यर्थी भी याद आ गए। एक तरफ तो नायब सिंह सैनी सरकार अपनी पीठ थपथपाती कि साहब बिना पर्ची खर्ची के पारदर्शी तरीके से भर्ती। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि नियमों में जो ज़रूरी किस्म की स्क्रूटनी और लचीलापन होना चाहिए, कि किसी ने फॉर्म भरा, युवक की जगह युवती लिख दिया और फिर वो प्रूफ लेके जा रहा है तो उसको भी कोर्ट भागना पड़ रहा है। कहीं छोटी मोटी गलतियां हो रही तो हर बार कोर्ट जाना पड़ रहा है। कमीशन को ज़्यादा मुस्तैद होना चाहिए ताकि भर्तियों के बाद बात अटके नहीं। आपको लगता है इसमें सुधार की ज़रूरत है? देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा है। क्योंकि कई ऐसे विषय होते हैं जब फार्म अप्लाई करते हैं उसके अंदर बिल्कुल जो कॉलम्स होते हैं वो कॉलम्स के अंदर उन्होंने अपनी जानकारी देनी होती है। वो BC से है, वो SC से है, वो जर्नल है जी। कई बार कोई मिस्टेक उससे हो जाती है। देखिए मिस्टेक कहीं जब उसने या तो कोई जो कंप्यूटर के ऊपर फार्म अप्लाई कर रहा उससे गलती हो गई या उससे स्वयं से गलती हो जाती है कई बार कोई गलती होगी। परंतु उसके लिए क्योंकि जो सुधार की प्रक्रिया है, सुधार की प्रक्रिया ये है कि आपने ये
भरा है, आपने स्वयं स्थापित भरा है, आपके स्वयं सिग्नेचर हैं इसके ऊपर। जी। और इसके अंदर अगर कोई गलती है तो आपको कोर्ट में ही बताना पड़ेगा, नहीं तो आप देख रहे हैं विपक्ष के द्वारा भर्ती रोको गैंग, एक भी भर्ती ऐसी नहीं है जो कोर्ट में न गई हो। हर भर्ती हमारी कोर्ट के अंदर गई है, कोर्ट ने क्लियर किया तब हमने उसका रिजल्ट निकाला। हमारे सामने भी तो एक चुनौती है। इस प्रकार का विपक्ष ने भर्ती रोको गैंग खड़ा किया है। अभी विधानसभा के चुनाव के अंदर अगर सौरभ जी मैं बात करूं, आपको बताना चाहता हूं कि इसी भर्ती रोको गैंग ये चीफ इलेक्शन कमीशन पे चला गया, कोर्ट में चला गया, भी रिजल्ट निकाल रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है, इसके ऊपर वो इसको रखवाइए। और चीफ इलेक्शन कमीशन ने एक लेटर जारी कर दिया और ये बोल दिया कि कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, मगर नहीं निकलेगा। हमने रिजल्ट रोक दिए, रिजल्ट हमारे कमीशन ने रिजल्ट रोक दिए तो युवाओं को चिंता हुई। युवा कहने लगे भी माहौल इस प्रकार का बन रहा था कि कांग्रेस की सरकार आ गई, भी हमारा क्या होगा, भी जल्दी रिजल्ट निकाल दो, मगर नहीं, जल्दी तो नहीं निकलेगा। अब तो एक बात तो मैं कह सकता हूँ, मैंने युवाओं के बीच में कही, काफ़ी युवा आए, मैंने उनको कहा कि मैं सख्त बाद में लूँगा, पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा 8 तारीख के बाद, रिजल्ट आने के बाद। वो विश्वास करके गए और हमने अपने उस बात को पूरा किया है। मैंने सख्त के जब मैं बैठा ज्वाइन किया, ज्वाइन के ऊपर मैंने बाद में साइन किए, पहले उन 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दिया। एक बड़ा मैसेज, युवाओं का एक विश्वास बढ़ा। ये भर्ती रोको गैंग, ये वो लगे हुए हैं। एक उसके अंदर कहीं खतरा होता है कि उनको भी अपना बचाव करना होता है। भाई आपने अगर गलत भरा है तो कोर्ट से परमिशन लिया, हम ठीक कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके लिए अगर किसी को दिक्कत आती है तो हम उनको लीगल एड भी प्रोवाइड करा देते हैं। अपने हमारा एजी ऑफिस है, एजी ऑफिस में हम बोल देते हैं भी थोड़ा सा देख लेना इसका विषय का। आप युवाओं की बात कर रहे हैं, मुझे वो जहाज़ याद आ गए जो अमेरिका से आ रहे हैं, डंकी रूट के ज़रिए पहुँचे लोग, जिसमें सबसे ज़्यादा लोग पंजाब, हरियाणा और गुजरात से हैं। मनोहर लाल सरकार एक बिल लेकर आई थी, पर वो बिल वैधानिकता के स्तर पर ऊपर टिका नहीं। नायब सिंह सैनी सरकार ये जो डंकी रूट पे भेजे जाने वाले एजेंट्स हैं, जो लाखों रुपए वसूल रहे हैं, लोग अपने गहने घर गिरवी रख के पता नहीं कौन से सपनों के चलते वहाँ मरने के लिए जा रहे हैं, क्या करने जा रही है सरकार? देखिए सौरभ जी, हमने युवाओं को इस बात को लिए जागरूक भी किया है कि इस प्रकार के गलत रास्ते ना अख्तियार करें, ऐसे गलत रास्तों से ना जाएं, क्योंकि हमारा जीवन बड़ा कीमती है और हमने अपने जीवन को भी बचाना है। हम इस प्रकार के गलत रास्तों से जाते हैं, माँ बाप बहुत कुछ खर्च करके उनको बाहर भेजता है, कोई घटना घट भी जाती है, रास्तों में घटना घट जाती है। अगर आप देखेंगे तो कहीं इस प्रकार के युवाओं को बाहर से हमने सरकारी खर्चे के ऊपर भी यहाँ मंगवाया है, वहाँ दिक्कत आ गई है। पहले तो खर्च करके बच्चे को बाहर भेज जाए और वहाँ घटनाक्रम हो गया, फिर उसको लेकर के यहाँ पर आए। तो हमने इसके लिए एक विदेश सहयोग विभाग भी बनाया। हमने युवाओं को ये कहा कि इस प्रकार के और जो एजेंट्स हैं, एजेंट्स के ऊपर भी हम उनको ये बात कही है कि आप ये गलत काम मत कीजिए। धमकी का रास्ता कोई ठीक रास्ता नहीं है। अगर किसी ने एजुकेशन के लिए जाना है तो वो ठीक रास्ते से जाए, उसको दिक्कत परेशानी समस्या ना आए। और हमने एक विदेश सहयोग विभाग बना रखा है। उस विदेश सहयोग विभाग के अंदर बाहर से जो हमारे पास डिमांड्स आती है कि हमें यहाँ पर इतने बच्चों के इस स्किल के अंदर युवा चाहिए, उन युवाओं को हम यहाँ से भेजने का काम करते हैं। अब तक हमने लगभग 500 के करीब युवाओं को भेजा है और भी डिमांड्स आ रही हैं। और उस बच्चे का कोई पैसा खर्च नहीं होता जी, सिर्फ टिकट का किराया लगता है, कोई पैसा खर्च नहीं होता। और लाखों रुपए खर्च करके बाहर गलत रास्ते से जाते हैं, वो ठीक नहीं है। अगर आगे भी कोई सख्त कार्रवाई भी हुई है समझाने के अलावा एजेंट्स पर, एजेंट्स जगह जगह दलाल घूम रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसके ऊपर सरकार
गंभीर है उसको लेकर। फिर से कोई बिल लाया जाएगा? वो विधानसभा के अंदर हमने कहा है कि इसको लेकर के एक अलग से वो क्या बजट सत्र में आएगा? बजट सत्र में आएगा इसमें, हाँ बिल्कुल लेकर के आएंगे, ताकि युवाओं को इस प्रकार के जो उनके साथ अन्याय होता है उससे बचाया जा सके। कहीं ना कहीं जो एजेंट्स हैं वो काम करें, हमारा ये नहीं है कि वो काम ना करें, काम करें, ठीक काम करें, हमें पता होना चाहिए। अगर वो किसी न किसी रजिस्टर्ड से कहाँ हो रहा है? रजिस्टर्ड तो कितने हैं? वो 3 दर्जन के लगभग हैं रजिस्टर्ड जो एजेंट हैं, बाकी तो सब ऐसे ही काम कर रहे हैं। नहीं, उसके लिए तो ये हम बिल लेके आ रहे हैं, एक्ट बना रहे हैं उसको लेकर के, ताकि उसके अंदर पूरा प्रावधान हो और वो गलत रास्ता अख्तियार ना करें। कई अर्थशास्त्री कहते हैं सर कि राज्य सरकारों ने सत्ता में बने रहने के लिए एक गलत रास्ता अख्तियार कर लिया है, और वो गलत रास्ता है ऐसी पोल प्रॉमिसेस करने का जो रियलिटी के करीब नहीं। तो जब उन्होंने ये कहा तो हमने कहा साहब उदाहरण से बताइए। तो उन्होंने कहा चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस वायदा कर देती है इतने पैसे देंगे उतने पैसे देंगे, अपने राज्य की फिस्कल हेल्थ का ख्याल नहीं रखते। मैंने कहा ये तो आपने बात कह दी, आंकड़ों से समझाइए। तो एक आंकड़ा प्रस्तुत है सर आपके सामने, ये नीति आयोग का यानी हमारे और आपके देश की केंद्र सरकार का आंकड़ा है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI इसको बोलते हैं, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। 18 राज्य हैं प्रमुख, जिसमें हरियाणा 14वें नंबर पर है इस मामले में। ये 24 जनवरी की सर रिपोर्ट है, अब से 1 महीने पहले की। इसमें GDP, जनसांख्यिकी, सार्वजनिक व्यय, राजस्व, वित्तीय स्थिरता, इन सबको लिया गया और बताया गया कि हरियाणा पर इस समय 3,17,982 करोड़ रुपए का डेट लायल्टी है सर। आप इसको एक नेता के तौर पे कैसे देखते हैं? देखिए सौरभ जी, मैं बताना चाहता हूँ, हम जब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, मान लिया हमने सड़क बनाई, हमने पुल बना दिए, हमने कॉलेज बना दिया जी, हमने यूनिवर्सिटी बना दी, हमने ITI बना दी, हमने IIM खोल दिया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, हमने कोई एयरपोर्ट बना दिया जी, हमने कोई रेलवे की लाइन निकाली है जी, जिससे लोगों को सुविधा मिले, लोगों को लाभ मिले। जी, और उसके लिए, क्योंकि विकास दर हम उसी को ही देखते हैं जी, कि प्रदेश के अंदर कितना विकास हुआ है। जी, बिल्कुल आपने बात ठीक कही है कि क्योंकि इस प्रकार का ट्रेंड एक रहा है पीछे कि हम ये देंगे, हम वो देंगे, फ्री देंगे। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले दिनों कांग्रेस के समय के अंदर जी, 2014 से पहले की अगर बात करें, जी, हरियाणा की ही बात कर लें, जी, हरियाणा के अंदर 2014 से पहले कांग्रेस ने प्रदेश के लोगों से एक ये बात कही कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। आपके सामने हमारे हरियाणा के अंदर 4 घंटे 6 घंटे बिजली आती थी और वादा तो हो जाता था परंतु पूरा नहीं होता था। लोग देखते रहते थे, 5 साल निकल जाते थे, 5 साल बाद फिर आ जाता था। परंतु एक मिशन मोड में काम किया हरियाणा के अंदर जी। अगर आप देखेंगे आज हर गांव के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है जी। और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, नई लाइनें खड़ी करना, नए फीडर्स बनाना, नए पावर हाउस लगाना, ये इसी इंफ्रास्ट्रक्चर का तो है। अगर आप हरियाणा के देखेंगे 2014 से पहले और 2025 के अंदर, 2014 में कितने पावर हाउस थे, आज 2025 में कितने पावर हाउस हैं, आज कितने फीडर बने हैं, 2014 से पहले कितने फीडर थे, आज कितने फीडर बने हैं, आज कितनी नई लाइनें खींची गई हैं। ये उसका एक भाग है, लोगों को सुविधा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होगा, देखिए उसके अंदर कहीं ना कहीं लोगों को सुविधा मिलेगी और प्रदेश विकास की आगे गति से बढ़ेगा। आज लगभग कार्य अगर हम देखें तो बिजली के ऊपर है, पावर के ऊपर ही है। और पावर के अंदर मुझे खुशी है, कल ही ग्रेडेशन पूरे देश के अंदर जी। हमारा फर्स्ट नंबर के ऊपर पूरे देश में उत्तरी हरियाणा ये बिजली वितरण निगम आया है जी। और सेकंड नंबर पर दक्षिणी बिजली वितरण निगम आया है। पूरे देश के अंदर फर्स्ट और सेकंड जो 2 मिले हैं वो हरियाणा को ही मिले हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन में अच्छा काम हुआ है। अच्छा काम हुआ है। सर आपने कहा कि
राजस्व की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए। उस सिलसिले में आपने कॉलेजेस का जिक्र किया। नीति आयोग ने 10 फरवरी 2025 को एक रिपोर्ट जारी की उच्च शिक्षा के लिए। टाइटल था सर, एक्सपेंडिंग क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। इस रिपोर्ट में कहा गया है जो देश के टॉप 10 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, हरियाणा की उसमें एक भी पब्लिक स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है। एक चीज़। दूसरी चीज़ उन्होंने कही, हरियाणा में उच्च शिक्षा का घनत्व पड़ोसी राज्यों की तुलना में कम है। दूसरा, उन्होंने कहा कि इन कॉलेजेस में जो शिक्षा की गुणवत्ता है वो भी कम है। और सर, ये नीति आयोग की, केंद्र सरकार की ऑडिट रिपोर्ट कह रही है। इस पे मैं आपकी राय जानना नहीं, चाहूँगा। देखिए, इसके ऊपर हम गति से काम कर रहे हैं और जो सुधारीकरण की बात है वो बिल्कुल उसको मजबूती से हमारी सरकार सुधार करेगी इसके अंदर, चाहे गुणवत्ता की बात हो और इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको बात किया है कि हमने खड़ा किया है, परंतु बच्चों को अच्छी शिक्षा और हमारे बच्चे आगे बढ़े उसको लेकर के हम बड़ा इसके अंदर मजबूती से सुधार, हमारा कमिटमेंट है। एक जगह सर आपकी मजबूती और देखना चाहेंगे हम लोग, और वो है स्वास्थ्य महकमा। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, डॉक्टरों की तैनाती नहीं है। ये सबको पंचकूला चाहिए, किसी को हिसार नहीं जाना, किसी को रेवाड़ी नहीं जाना, सबको पैरवी लगवानी है। ये बिल्कुल सौरभ जी आपने अंदर की बात कही है। हम अगर किसी डॉक्टर को ये बात बोलते हैं कि देखिए इंटीरियर के अंदर कोई हमारी पीएससीज है या कोई सीएससीज है भी, आपने वहाँ पर जाना है, तो चला तो जाता है, पर कुछ दिन के बाद पता लगता है वहाँ से डेपुटेशन होकर के वो एक इधर आ गया जो आप बात कर रहे हैं, पंचकुला आ गया, वो हिसार में आ गया, अम्बाला में आ गया, तो दिक्कत आती है। अभी हमने कुछ डॉक्टरों से की भर्ती की है, लगभग 1000 के करीब में डॉक्टरों के इंटरव्यू हुए हैं। कितने हमारे पास ज्वाइन करते हैं वो अभी 10-15 दिन के अंदर वो पता चल जाएगा। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल्स, चाहे पीएससीस है चाहे सीएससीस है, या हमने अपग्रेड किए हैं हॉस्पिटल, 50 बेड को 100 बेड किया है, 100 बेड को 200 बेड किया है। ये हॉस्पिटलों को भी हमने लगातार इसके अंदर, हाँ वो तो मैं कह रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाँ, डॉक्टरों का समान वितरण नहीं है। हाँ वही मैं आपको बात कर रहा हूँ। एक समय था सौरभ जी कि हरियाणा के अंदर हमारे लगभग 500-550 डॉक्टर हर वर्ष में मिलते थे। आज इन 10 वर्षों के अंदर अगर हम देखें, आज हमें हरियाणा के अंदर ही लगभग 2500 के करीब में डॉक्टर हर वर्ष मिलता है। अब ये बढ़ करके लगभग 7-7,500 तक चले जाएंगे, क्योंकि हमने अभी इंटरव्यू लिए थे जिसके बारे में कहा भी है कि 1000 डॉक्टर हमारे पास आने वाले हैं और ज्वाइन करेंगे। कितने उसमें से ज्वाइन करेंगे तो हम हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स को भेजने का काम वो लगातार निरंतर जारी है, ताकि लोगों को स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं देना हमारा दायित्व है और हम उसको लोगों तक पहुंचाएंगे। उसको लेकर के हम काम कर रहे हैं। पीने का पानी सर, एक तो वो वाला विवाद है। कभी मिले आप अरविंद केजरीवाल से किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में, कहीं मीटिंग में? नहीं, मैं टीवी पे मिला हूँ उनको। टीवी पर मिले? दूर ते राम राम की है। दूर ते राम राम। वो किसी को मिलते नहीं थे, पब्लिक को भी नहीं मिलते थे, टीवी पे दिखते थे बस। फिर आपको जाके आचमन करना पड़ा, उन्होंने कहा आचमन नहीं तो किया, आरोप ही ऐसा लगा दिया सौरभ जी। हाँ, हरियाणा के ऊपर आरोप लगा दिया। अरे हरियाणा के लोग ऐसे नहीं हैं। हरियाणा के लोग बड़े सभ्य हैं, शालीन हैं जी। और हरियाणा के लोग तो ऐसे हैं सौरभ जी, अपने आप जहर पी करके दूसरे को अमृत पिलाने वाले लोग हैं। ऐसा काम नहीं कर सकते जैसा आरोप लगाया है। वो मुझे आचमन करना पड़ा, फिर मुझे अंतर दिखाना पड़ा। मैं कहा, मैं ये हरियाणा का पानी इस बोतल में लेकर के आया हूँ, ये आपका पानी है जी, आप इसके अंदर अंतर देखिए। परंतु आरोप लगाना सरल है, आरोप लगा करके उसको ठीक करना, उसके ऊपर मेहनत लगती है। मेहनत कभी की नहीं, क्योंकि सस्ते में उनको एक ऐसे मंच से केजरीवाल साहब उठे और लोगों ने सत्ता की चाबी उनके हाथ में दे दी, उसका दुरुपयोग हुआ। एकदम से ऐसा हुआ कि पूरा देश जागरूक हो गया कि अरे साहब, पानी में अमोनिया होता है, कितना होना चाहिए, कितना होता है। बड़ी वैज्ञानिक चर्चा हो रही थी। पर इस चर्चा का एक दूसरा सिरा है सर। आपको बधाई, आप चुनाव जीते दिल्ली में भी। हमने वो तस्वीरें भी देखी कि आपने हरियाणा की बेटी और अब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का किस तरह पारंपरिक रूप से अभिवादन किया।
पर ये तो बहते पानी की बात हो गई। एक पानी है जो ज़मीन के भीतर है, भूजल। और भूजल के पानी में प्रदूषण को लेकर हरियाणा की स्थिति ठीक नहीं है। केंद्रीय भूजल बोर्ड, एक और सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी, एनुअल वाटर ग्राउंड रिपोर्ट क्वालिटी 2024 हरियाणा भूजल प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रहा है। फ्लोराइड, नाइट्रेट और विद्युत चालकता का स्तर बढ़ रहा है। सर, मेरे पास उन ज़िलों के नाम हैं जींद, सोनीपत, भिवानी, सिरसा, पानीपत, जहाँ पे फ्लोराइड ज़्यादा है तय मात्रा से। नाइट्रेट की मात्रा सर बढ़ी हुई है, इसको लेके क्या करेंगे? नहीं, देखिए, हमने सौरभ जी इसके ऊपर बड़ा हम सरकार गंभीरता से काम कर रही है जी। एक तो वाटर लॉगिंग का बहुत ज़्यादा, क्योंकि जहाँ अपने नाम लिए हैं ये जींद, झज्जर, अगर हम नूह के अंदर भी कुछ एरिया में बात करें या हिसार में बात करें जी। जो हमारा वाटर लॉगिंग है, पानी ऊपर आ गया है जी। और उसको लेकर के हम अलग से एक स्कीम बना करके कि उस पानी को हमारा किसान या तो मछली पालन में उसका उपयोग करे या उस पानी को हम वहाँ से उठा करके कहीं दूर ले जाएं ताकि वहाँ एग्रीकल्चरिस्ट खेती हो जाए, वो अपनी पैदावार कर सके। दूसरा, पानी का दोहन भी नीचे से बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि पानी डीप जा रहा है नीचे और उसके कारण ये गंभीर समस्या हमारे सामने आ रही है। जब भी एक सीज़न आता है उस सीज़न के अंदर लगभग 10-20 फुट नीचे पानी चला जाता है और आने वाले समय के अंदर ये गंभीर समस्या है। इसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों भी हमें भी कहा है, हमने उसका टारगेट लेकर के हरियाणा के अंदर 2000 अमृत सरोवर हमने बनाए, पीछे तैयार हो गए हैं 2000 अमृत सरोवर कि बरसात का पानी रुकेगा, रिचार्ज करेगा, पानी की गुणवत्ता ठीक होगी और पानी ऊपर आएगा। और अब की बार हमने टारगेट लिया है 2200 अमृत सरोवर और हमने अभी उसके ऊपर काम करना है, उनको ठीक करना है और लगातार हम इसके अंदर काम कर रहे हैं। अमृत सरोवर से या कहीं हमने कोई बरसात का पानी रोक कर कोई बांध बनाना है, छोटा पानी रोकना है ताकि ज़्यादा पानी ज़मीन में रिचार्ज हो, ज़मीन में चला जाए, जिससे पानी की गुणवत्ता ठीक हो जाए। बरसात का पानी या बरसात आती है बहा करके चला जाता है कि उसको रोक करके उसको ज़मीन के अंदर हम ले करके जाएं। मेरा पानी मेरी विरासत, हमने इसको लेकर के भी एक अलग से स्कीम हमने हरियाणा के अंदर चलाई है और किसानों को इसलिए जागरूक किया है कि आप ऐसी फसलों को ना लगाएं जिसमें पानी की ज़्यादा खपत होती है और उसको लेकर के हमने अगर फसल डाइवर्सन वो करता है तो फसल डाइवर्सन के अंदर भी हम उसको इंसेंटिव देते हैं, उसके खाते में पहुंचाते हैं। भी उसने धान की फसल नहीं लगाई जिसमें ज़्यादा, कहने वाला था कि धान जब घटेगा तब तो पानी बढ़ेगा। पानी, भी अगर आप धान छोड़ करके दूसरी फसल लगाते हैं तो उसको हम इंसेंटिव देते हैं 5000-7000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से हम उस किसान को देने का काम करते हैं ताकि वो दूसरी फसल उसके अंदर करे जिसमें पानी कम लगता है। हमने एक और जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से भी किसानों को हमने सब्सिडी के ऊपर 70-80% सब्सिडी, कहीं उसमें तो मेरे ख्याल 90% भी सब्सिडी वो देते हैं और दे करके ताकि स्प्रिंकल और ड्रिप इरीगेशन की तरफ ज़्यादा बढ़े ताकि पानी कम लगे, फसल की पैदावार हो, उसको ऊपर सब्सिडी दे करके हम किसान को उस तरफ भी डाइवर्ट करने का काम हम कर रहे हैं, उनको जागरूक भी करने का काम कर रहे हैं ताकि पानी का कम से कम दोहन हो, पानी बचे, उसको लेकर के हमारी सरकार गंभीरता से इसके अंदर काम कर रही है। एक मोर्चा और है मुख्यमंत्री जी जहां सरकार ने गंभीरता से काम किया, वो है बीपीएल कार्ड बनवाना। खाद्य नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता मामलों का विभाग, राज्य सरकार, नवंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच हरियाणा में गरीबी रेखा से नीचे वाली आबादी का अनुपात 3 महीनों में बढ़कर 70 से 75% हो गया। आज की डेट में हरियाणा में 2.10 करोड़ लोग हैं। 2.8 करोड़ की अनुमानित आबादी, लगभग 70 से 75% लोग जो हैं वो गरीबी रेखा नहीं। देखिए सौरभ जी, क्योंकि मैंने जब चार्ज लिया था तब इस प्रकार की एक मांग आ रही थी, काफ़ी लोग ये बात बोल रहे थे जी, क्योंकि हमारे यहाँ जो परिवार पहचान पत्र है, कार्ड बना था, उसके साथ जुड़ा हुआ था और वो लोग बोल रहे थे कि हमारी इनकम इतनी नहीं है, हमारी बीपीएल कार्ड बनना चाहिए, हमारा वो कट गया है।
तो मैंने, क्योंकि उस टाइम कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला था, तो मैंने ये बात कही थी कि आप स्वयं स्थापित अपनी इनकम दे दें, बाद में इसको वेरीफाई करेंगे। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप बाहर हो जाएंगे। तो सेल्फ अटेस्टेड के हिसाब से तो उस समय के अंदर काफ़ी लोगों ने उसके अंदर हिस्सेदारी ली है, परंतु अब उसको थोड़ा चेक कर रहे हैं। चेक करके देखिए, जो व्यक्ति पात्र नहीं है, हमारी सरकार का ये ध्येय है कि पात्र व्यक्ति को आवश्यकता नहीं है। जी, ये मेरा आपकी राजनीति से जुड़ा सेकंड लास्ट सवाल है। इतने आलोचना वाले सवाल पूछे गए तो एक ज़रा तारीफ वाला सवाल भी बनता है। एक बहुत अच्छा फैसला हुआ कि अनुसूचित जातियों में, और ये सब जगह ही होना चाहिए, आरक्षण में उपवर्गीकरण, ताकि ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि लाभ किसको मिला और किस तक पहुंचना है। प्रॉमिस तो खैर आप लोगों ने 2014 और 19 में किया था, लेकिन फाइनली आपने ये कर दिया। हालांकि मायावती समेत और जो दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेता हैं उन्होंने इसकी आलोचना की। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? नहीं, देखिए सौरभ जी, अगर मैं बात करूं, आप जम्मू कश्मीर की तरफ अगर थोड़ा सा ध्यान करेंगे, धारा 370 जो आदरणीय मोदी जी ने समाप्त की है, धारा 370 समाप्त करने के बाद एक बहुत बड़ा वर्ग जो जम्मू कश्मीर में रहता था जी, उसको वोट का हक नहीं था। वो हक धारा 370 टूटने के बाद उनको मिला, और वहाँ की विधानसभा और लोकसभा में भी उनको रिजर्वेशन मिला। एक वर्ग वंचित था, हमारे देश का हिस्सा था जी, परंतु वंचित था। यहाँ पर भी जो वंचित समाज में अति वंचित था, 36 ऐसी जातियाँ। हाँ, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही कि ऐसे वर्गों को आप ये लाभ दें। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जी, हमने उसको लागू कर दिया। ऐसे लोगों को हमने लाभ दिया है जो लंबे समय से मांग कर रहे थे, उसका लाभ दिया है। और ऐसा नहीं है कि किसी के व्यक्ति के हक को वो किया है, समान रूप से हर व्यक्ति को उसका लाभ मिलना चाहिए, हमारी सरकार की सोच है जी। लेकिन इसमें फिर जैसे मायावती जी का बयान है कि ये घोर आरक्षण विरोधी फैसला है। देखिए, मायावती जो राजनीति करती है वो एक सीमित राजनीति करती है जी। भारतीय जनता पार्टी देश के 140 करोड़ लोगों को ध्यान में रख करके करती है। अब कांग्रेस खत्म क्यों हुई? कांग्रेस का खत्म होने का कारण क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। कांग्रेस का खत्म होने का कारण है कि उनका प्रधानमंत्री मंच के ऊपर एक बात बोलता है खड़ा होकर के कि इस देश के संसाधनों के ऊपर सबसे पहला हक अल्पसंख्यक का है। जब कांग्रेस का प्रधानमंत्री मंच पर खड़ा होकर के बोलता है कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यक का है, कांग्रेस उसी दिन खत्म हो गई। मोदी जी एक बात बोलते हैं कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक अगर किसी का है तो इस देश के गरीब का है। कोई भी व्यक्ति है, वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, कोई भी व्यक्ति है, उसका हक है। परंतु कांग्रेस की राजनीति क्या है? ये छोटी राजनीति करते हैं। मायावती भी छोटी राजनीति करती है। जी, आपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का जिक्र किया, उसको लेके काफ़ी चर्चाएं हुई और अगले दिन पीएमओ का क्लैरिफिकेशन भी आया था कि वो ये कहना चाह रहे थे कि आदिवासियों, महिलाओं, बच्चों और अल्पसंख्यकों पर उस पर पर्याप्त राजनीतिक झगड़ा हो चुका है। एक तरफ आपका ये प्रगतिशील फैसला है, मैं पर्सनली इसके फेवर में हूँ। दूसरी तरफ आपका एक बयान है जिसमें आप रणदीप सुरजेवाला को निशाना बना रहे हैं। भगवान विश्वकर्मा की जयंती 1 नवंबर 2024, दैनिक भास्कर की खबर। हरियाणा के सोनीपत ज़िले में ये कार्यक्रम गोहाना में, जिसमें आपने कहा इनके थिंक टैंक के रणदीप सुरजेवाला साहब हैं, छींक भी मारेगा चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे, उनके पास कोई काम नहीं है, सरकारी डूम है। सुरजेवाला ने कहा आप दलितों का अपमान कर रहे हैं। नहीं ना, ये गलत उन्होंने कहा है, मैंने नहीं कहा। अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो नीचे से लोगों ने कहा और उसी समाज के लोगों ने कहा। उस समाज के लोग तो हमारे आदरणीय हैं, मैंने उनके साथ भोजन किया बैठ करके,
ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आज भी आप देखेंगे कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता हैं, जी ट्वीट के मास्टर हैं। ट्वीट तो एकदम करते हैं, मान ले कुछ भी हो गया तुरंत ट्वीट करेंगे, दरअसल पर तो देख ले क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हुड्डा की बात कर रहे हैं आप? नहीं, उसी की जिसका आपने नाम लिया। अच्छा, सुरजेवाला। अच्छा भी धरती पर तो देख क्या हो रहा है, क्या कारण है क्या नहीं, बस खबनी कौन बताता है उसको, कौन नहीं, कान में फूक मारता और ट्वीट करते गेल पड़ी। ट्वीट के मास्टर, ट्वीट में तो राहुल गांधी भी पीछे नहीं है, वो भी गजब के ट्वीट कर, बट ट्वीट तक सीमित है दोनों के दो। आखिरी राजनीतिक सवाल, उसके बाद अगर आप, एक मेरी ये बड़ी दिलचस्पी थी सर जानने में, पार्टी से जो आपका परिचय रिलीज होता है बायोडेटा कि साहब नए नेता, बड़े नेता, वो 1994-96 से शुरू होता है। संघ के स्वयंसेवक बने, ये दायित्व वो दायित्व। उसके पहले के जीवन के बारे में भी लोगों की बड़ी दिलचस्पी है कि भाई साहब ये जो फौजी बच्चा है जिसके पिताजी भारतीय सेना में एएससी में जूनियर कमीशन ऑफिसर थे, ये अलग अलग जगह जो नायब सिंह सैनी रहे, कि इनका ग्रेजुएशन बिहार का है। मैं आपको बताना चाहता हूँ सौरभ जी, क्योंकि लगातार पार्टी के संपर्क में रह कर के काम किया है। मैं पार्टी कार्यालय के अंदर कंप्यूटर पे काम करता था जी, और मेरे ख्याल से कंप्यूटर पहली बार ही आया था। ये आप रोहतक दफ्तर की बात कर रहे हैं? आप मनोहर लाल जी और नरेंद्र मोदी जी अपनी कार में कंप्यूटर रख के लाए थे, तब की बात कर रहे हैं? जी 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 जी। तो कई बार उस टाइम बातें भी होती थी, क्योंकि जब कंप्यूटर शुरू में आया तो लोग एक बात ये भी बोलते थे कि पार्टी सारी कंप्यूटर में कैद कर ली। तो पार्टी संगठन के अंदर काम करते हैं, फिर अलग अलग विभिन्न पदों के ऊपर भी काम किया है। मैंने नीचे युवा मोर्चा से काम शुरू किया जी। युवा मोर्चा से मैं किसान मोर्चा से मैं पार्टी के अंदर, पार्टी से फिर मैं ओबीसी मोर्चा, फिर पार्टी में विधायकी लड़ा, पराली साथ लेके चलते थे, इतने पुतले जलाते थे। नारायणगढ़ के लोगों ने कहा कि पुतला रेडी रहता था, मुद्दा आया सैनी साहब ने कहा पुतला जलाओ पहले तो। सही बात है ये? क्योंकि उस टाइम परिस्थितियाँ ऐसी थी सौरभ जी, क्योंकि मैं गांव में जब जाता था तो लोग एक बात बोलते थे, कहा भी लड़का तो ठीक है पर पार्टी का हिसाब किताब नहीं है। 5वें नंबर पे थे आप पहले चुनाव में, क्या जर्नी रही है? पहले चुनाव में 5वें नंबर से लेके मुख्यमंत्री तक का सफर। यही बोलते थे लोग, लड़का तो ठीक है, छोरा तो ठीक है, अपनी भाषा में बोलते थे, बिछोरा तो ठीक है, उसी भाषा में बताइए। हाँ, बिछोरा तो ठीक है परंतु पार्टी का हिसाब किताब नहीं है। तो मैं बोलता था, मैं जब आप खड़े हो जाएंगे तो पार्टी का हिसाब किताब बन जाएगा, आप खड़े होंगे तो बनेगा क्यों नहीं। और वो 2014 में बन गया, ऐसा बना कि नॉन स्टॉप चल रहा है। ये हरियाणा के लोगों का ही तो आशीर्वाद है, उन्हीं का तो प्यार है। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम हरियाणा के अंदर हुए, आप लोग देख रहे हैं। आज ऐसा नहीं है, आज अगर कांग्रेस ये बात करती है कि पोर्टल हटाएंगे, पोर्टल को बंद करेंगे, बड़ा दुष्प्रचार किया। इसी पोर्टल की वजह से मैं बोलता हूँ कि 2014 से पहले मैंने इनको पूछा भी है कि 17 लाख बुजुर्गों को पेंशन मिलता था, इस पोर्टल की वजह से 34 लाख लोगों को पेंशन मिल रहा है जो पत्र व्यक्ति थे जी। तो लगातार, क्योंकि सिस्टम कोई आता है उसका लाभ भी मिलता है, परंतु किस प्रकार से दुष्प्रचार जब वो विपक्ष करता है, उनके पास मुद्दा तो कोई होता नहीं, और मुद्दा नहीं होता तो फिर वो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ करके बोलते हैं। दलीलें आप दे रहे हैं और मुझे ध्यान आ रहा है कि आप विधायकी लड़ने के बाद मेरठ यूनिवर्सिटी से लॉ करने चले गए। ना उससे पहले किया, डिग्री 10 में मिली, उससे पहले किया मैंने। अच्छा, चुनाव लड़ने से पहले कहाँ कहाँ रहे आप हरियाणा में बसने से पहले पिताजी की नौकरी के चलते? नहीं, अलग अलग आर्मी के अंदर, तो क्योंकि अलग अलग स्थानों के ऊपर रहना होता था। ग्रेजुएशन बिहार से है, मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से। तो जब घर में आपने पहली मर्तबा ये मुनादी की कि साहब मुझे फौज के सरकारी बंधे बंधाए रास्ते पे नहीं जाना है, तब क्या प्रतिक्रिया थी पिताजी की? और नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, परिवार के अंदर ऐसा नहीं होता, ना कोई ऐसा बोलता है। और उस टाइम तो पता भी नहीं होता क्या है क्या नहीं, क्योंकि वो बचपना होता है उस समय के अंदर।
जब आदमी कहीं जिम्मेवारियों में बंधता है, धीरे धीरे जब बंधता है तो फिर उसको पूरा समाज, पूरा देश प्रदेश फिर दिखता है। जब पर कहीं जब विवाह जिम्मेवारी हुआ आता होगा है। तब तो भाई पूछा था ना, तो अब लड़का क्या करता है, तो क्या बताया था? राजनीति करता है, संगठन में है। किस समय? जब विवाह हुआ होगा आपका, अच्छा, नहीं ससुराल वालों की चिंता तो रहती है भाई, बटेऊ करता क्या है? ये नहीं पूछा। नहीं पूछा? ऐसा देखिए, ये हमारे यहाँ नहीं होता। उस समय कुछ बातें ऐसी होती थी, ये अभी आया चलन। चलन उस टाइम में ये भी होता था कि व्यक्ति के पास करता क्या है, कमाता क्या है, ज़मीन कितनी है। जी। नौकरी सेकेंडरी ऑप्शन होता था, और अब तो नौकरी फर्स्ट ऑप्शन आ गया। बच्चा नौकरी लगाए तो शादी होगी, खेती की तरफ थोड़ा सा कम ध्यान होता है लोगों का। अलग अलग ये समय समय के ऊपर परिस्थितियाँ बदलती हैं, बदल रही हैं। कभी ऐसा होता है कि आपका बेटा जो लॉ की पढ़ाई कर रहा है वो आपसे कहे पिताजी आप भी पढ़ो, जरा बताओ इसमें क्या नोट्स पढ़ें, क्या करें? बातचीत होती है भाई नहीं, होती है बातचीत, लॉ के ऊपर? होती है बातचीत, होती है। और आपको उनको समझाना भी बहुत पड़ता होगा कि उस रुतबे में मत रहना कि सीएम के बेटे हो। नहीं, एक और बात बताता हूँ। आज बताइए भाई तक उसने कभी भी ये कहीं नहीं कहा, और ना वो इस प्रकार की चर्चा करता है। कहीं नहीं कहा उसने, बेटे ने। और मेरे ख्याल से ज़्यादा लोगों को पता भी नहीं होगा उसके बारे में, जहाँ पढ़ने जाता है। मैंने इसीलिए नाम नहीं लिया कि उनकी निजता हाँ, भंग ना हो। उसने कभी नाम भी नहीं लिया। जी। ये मेरा आखिरी सवाल भी है, टिप्पणी भी है सर। मैंने कई लोगों से बात की तो उन्होंने एक हरियाणवी शब्द इस्तेमाल किया, ढाटा या पता नहीं क्या इस तरह का शब्द था वो, कि डांठा। हाँ, देखिए उन्होंने कहा साहब नायब सिंह सैनी बहुत ही डांठा पॉलिटिशियन है। मैंने कहा मतलब? बोले ये टिक गया ना तो ये चेला जो है वो गुरु से ऊपर निकल जाएगा। मैंने कहा भाई साहब खोल के बताओ। तो उन्होंने कहा देखिए नायब सिंह सैनी को अगर ब्यूरोक्रेसी को काबू में करना आ गया, अभी सीख रहे हैं, नए हैं, उन्होंने कहा, तो बोले ये बहुत आगे जाएगा, ये अपने गुरु से भी आगे जाएगा। सहमत हैं आप इस व्याख्या से? नहीं, गुरु है। गुरु को सम्मान देना वो हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। तो आप अपने गुरु मनोहर लाल जी से पहली बार कब मिले थे? क्योंकि संघ के प्रचारक थे मनोहर लाल जी, उसी में संपर्क में आए। प्रचारक थे, हमारे यहाँ रहे ना, इधर एरिया में रहे वो। चर्चा चल रही कि आपके गुरु राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो सकते हैं। देखिए, पार्टी का फैसला है, पार्टी जो फैसला करती है वो स्वीकार होता है। ये मेरे को क्या मालूम था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा? जी। एक साधारण परिवार का बच्चा अगर ये सोच सकते हैं किसी दल में, क्या कांग्रेस में सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। कांग्रेस में तो विचार ही नहीं कर सकते। ये भारतीय जनता पार्टी है कि एक साधारण परिवार का, गरीब परिवार का, किसान का बेटा मुख्यमंत्री लगा दिया। ये बीजेपी में संभव है, किसी और दल में संभव नहीं। और कार्यकर्ता की वैल्यू है, कार्यकर्ता की वैल्यू है। ये सूचना कब मिली आपको, मार्च वाली? नहीं, मुझे सूचना नहीं मिली। कहाँ थे आप? किसका कॉल आया था? नहीं, कॉल भी किसी का नहीं आया, किसी का कॉल नहीं आया। मैं प्रदेश अध्यक्ष था। तो मेरे को तो ये सूचना आई भी विधायकों की बैठक है, आपने उसमें रहना है। तो कहीं अक्यास होते हैं भी मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, कोई विषय होगा, कोई विषय करना होगा, तो मैं विधायकों की बैठक में आ गया। तो पता लगा भी ऑब्जर्वर भी आ रहे हैं, तो ऑब्जर्वर आ गए। तो वहाँ पर जब उसमें बैठक में बैठा तो नाम सेलेक्ट कर लिया, नाम चिन्हित हो गया। जो जिम्मेवारी है पार्टी में ही दे सकते हैं। मुख्यमंत्री जी, ये तो वो घटना है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई जाती है, पर पहले कुछ तो गुरु ने तो हिंट नहीं किया। नहीं, कुछ नहीं। हम पहले दिन इकट्ठे थे, साथी थे, इकट्ठे थे हम। एक ज्वाइनिंग हमने इकट्ठे की करनाल में, दिल्ली से हम इकट्ठे आए तो करनाल ज्वाइनिंग थी। ज्वाइनिंग के बाद मैं कुरुक्षेत्र आ गया, बाई रोड आया, मनोहर लाल जी चंडीगढ़ आ गए।
तो उन्होंने बस इतना ही कहा भी कल बैठक है विधायकों की, आपने रहना है। तो आपने बाद में पूछा नहीं गुरु से कि बता तो देते इतना बड़ा होने वाला है? गुरु से क्वेश्चन थोड़ी किया जाता है। बढ़िया। शिष्य गुरु से सवाल करे न करे, लल्लन टॉप सत्ताधीशों से सवाल करता रहेगा। जमघट का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। मुख्यमंत्री जी, आपने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं कि संवाद का सिलसिला चलता रहेगा। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।